वेलकम बैक जी। उम्मीद है आपकी ब्रेक बहुत अच्छी गुजरी होगी। अच्छा जी, तो ब्रेक से पहले हम लोगों ने नेटवर्क फंडामेंटल्स को पढ़ना शुरू किया था। इसी सिलसिले को आगे कंटिन्यू करते हैं। और अभी जिस तरह हम ब्रेक से पहले मुसलसल डेटा का जिक्र कर रहे थे जी, डेटा एक्सचेंज होता है और ये और वो सारी कहानी। तो ये जो डेटा है, अगर हमने इसको मेजर करना हो कि डेटा कितना है, तो इसको किन यूनिट्स में मेजर किया जाता होगा। कभी आपने सुना जी कि 10 लीटर डेटा, ठीक है, या 15 सेकेंड का डेटा, या 200 ग्राम डेटा, ठीक है। तो ऐसे यूनिट्स तो आपने नहीं सुन रखे होंगे। यानी आज क्लास के बाद मैं कहूँ जी, आपको आज 500 ग्राम डेटा जो है वो वीडियो की शक्ल में आपको दिया जाएगा। ऐसे यूनिट्स आपने नहीं सुन रखे होंगे। तो डेटा को अगर हमने कैलकुलेट करना है या मेजर करना है, तो उसके यूनिट्स जो हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेटली आप सब लोगों ने सुन रखे हैं। तो कुछ आवाजें आई हैं जी, बिट्स, और कुछ जगहों पे बाइट्स। तो बिट्स एंड बाइट्स, ठीक हो गया जी। अब ये बिट्स या बाइट्स क्या होते हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है ऑलरेडी पता हो, और बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा। तो सबके लिए एक दफा मैं आपको बता देता हूँ कि बिट्स क्या है और बाइट्स क्या है। दुनिया में मुख्तलिफ नंबर सिस्टम इस्तेमाल किए जाते हैं काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए। उनमें से एक नंबर सिस्टम है जी डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल नंबर सिस्टम जो मेरा और आपका नंबर सिस्टम है, जिसमें हम लोग गिनती करते हैं, काउंट करते हैं। और जो डेसिमल नंबर सिस्टम है, इसमें नंबर जीरो से शुरू होते हैं, 0 1 2 3 एंड, और ये जाके खत्म होते हैं जी 9 पे। अगर आप 0 से लेकर 9 तक गिने तो ये टोटल नंबर बन जाते हैं 10। डेसी वैसे भी 10 से ही निकला है, इसको बेस 10 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम कह लें। तो 0 से 9 तक नंबर है। अब 9 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो इन्हीं 10 नंबरों का कॉम्बिनेशन होंगे, वो इन्हीं 10 नंबर्स का कॉम्बिनेशन। जैसे अगर हम 15 लिखें तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है। आप अगर 29 लिखें तो वो 2 और 9 का कॉम्बिनेशन है। बाकी आइंदा आने वाले जितने भी नंबर्स होंगे वो इन्हीं का कॉम्बिनेशन होंगे। इसी तरह ये जो हमारी डिवाइसेस हैं, एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस, या हमारी जो मशीन्स हैं, इनका जो नंबर सिस्टम है दैट इज बाइनरी, ठीक है जी। बाइनरी नंबर सिस्टम, और बाई वैसे भी 2 से ही निकला है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर्स या बाइनरी नंबर सिस्टम। अच्छा, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये 0 से शुरू होता है और 1 पे जाके खत्म हो जाता है। 0 से शुरू होगा और 1 पे खत्म हो जाएगा। टोटल नंबर ही इसमें 2 हैं। इसे बेस 2 नंबर सिस्टम भी कहा जाता है, बाइनरी भी कहा जाता है। तो 0 से शुरू होगा और 1 पे खत्म हो जाएगा। एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये जो बाइनरी नंबर सिस्टम है ये डेसिमल नंबर सिस्टम के मुकाबले में काफी आसान नंबर सिस्टम है, ठीक है। टोटल नंबर ही 2 हैं, ठीक है। और बाइनरी में कोई भी नंबर अगर लिखा जाएगा तो वो 0101 का कॉम्बिनेशन होगा। बाइनरी नंबर्स आपको इस तरह नजर आएंगे, 01001011 इस तरह से। हमें समझ वो इसलिए नहीं आएगा, हमें खौफ आ रहा होगा, अजीब सा लगेगा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमें डेसिमल और बाइनरी नंबर्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना अगर ना आता हो, ट्रांसलेट करना अगर ना आता हो, तब हमें बाइनरी नंबर्स की समझ नहीं आती। अगर हम ये सीख लें कि डेसिमल और बाइनरी की कन्वर्जन किस तरह से होती है, या बाइनरी और डेसिमल नंबर की कन्वर्जन कैसे होती है, तो बाइनरी नंबर भी हमें आसान लगेंगे, कोई मुश्किल नहीं होगा। आपका जो टॉपिक है ना जी आईपी एड्रेसिंग का, जो कि आपने डेफिनेटली आने वाले हफ्तों के अंदर पढ़ना है, उसके लिए ये कन्वर्जन आना बड़ा जरूरी है। आप लोगों के स्कूल लेवल के मैथ्स का भी ये हिस्सा है, लेकिन आमतौर पे हमने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी के ज़माने में जो कुछ पढ़ा होता है वो हमें याद नहीं रहता, क्योंकि उस वक्त हमारा फोकस सिर्फ ये होता है कि इम्तिहान पास हो जाना चाहिए, और उसके बाद हमें चीज़ें भूल जाती हैं अगर रूटीन में इस्तेमाल ना हो रही हो तो, ठीक है। मैं तो इसकी मिसाल यूं भी दिया करता हूं कि अब आप में से अक्सर लोगों ने भी हो सकता है अपनी डिग्री अभी ताज़ा ताज़ा कंप्लीट की हो, या जो भी आपने पढ़ा है उसको भी कुछ अरसा गुजरा है, तो आपको कुछ चीज़ें याद होंगी। एक वक्त ऐसा आता है आपको ये भी याद नहीं होता कि आपने सब्जेक्ट्स कौन से पढ़े थे।
और उनकी बुक्स कौन सी थी और किस टाइटल क्या था, ऑथर का क्या नाम था, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे एक आधी शायद किताब का नाम या सब्जेक्ट का नाम हो जो मैंने अपने इंजीनियरिंग के दौर में पढ़ी थी, उसके अलावा मुझे अब कुछ भी याद नहीं है। ठीक है जी। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी में कोई अच्छा वक्त गुजारा था, कोई फन किया था दोस्तों के साथ, वो चीजें याद हैं। इसके अलावा और पढ़ाई के हवाले से जो चीजें थी उनमें से कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं और जो काम फिर आप वहां पे कर रहे होते हैं, रोज की बेस पे आपको कुछ नया सीखना पड़ता है। अक्सर पुरानी सीखी हुई चीजें जो हैं वो आपके आगे काम नहीं आ रही होती, तो जो चीजें आप रूटीन में आगे जाके करते हैं बस वही जेहन में होती हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं। आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे, लो ये कैसे हो सकता है मैं भूल जाऊं, तो देख लीजिएगा 20 साल क्या, 5-10 साल रुक जाएं, फिर देखेंगे आपको ये भी याद नहीं आएगा पता नहीं मैंने डिग्री कहाँ रखी थी अपनी। अगर तो आप संभाल के नहीं रखते तो वो भी ढूंढना एक काम होगा कुछ अरसे बाद आपके लिए। ठीक है, तो बहरहाल ऐसा ही होता है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह जब आईपी एड्रेसिंग शुरू करवाऊंगा तो आपको डेसिमल और बाइनरी नंबर्स की कन्वर्जन भी सिखाऊंगा, बहुत इजी होगी, और उसकी इंशाल्लाह प्रैक्टिस भी कराएंगे, क्योंकि उसके बगैर आपको आईपी एड्रेसिंग बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अच्छा, अभी जो बात बताने की है वो ये है कि आपके सामने अगर एक बाइनरी नंबर लिखा जाए, जैसे मैं लिखता हूं 01000101, ठीक है, अब ये बाइनरी नंबर्स हैं, तो मैं इसको यूं गिनूंगा, मैं कहूंगा जी मैं इनको यूं गिनूंगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, मैं इनको ये नहीं कहूंगा ये 7 नंबर्स का डेटा है, बल्कि मैं ये कहूंगा ये 7 बिट्स है। 1 बिट, 2 बिट, 3 बिट्स, 4 बिट, 5 6 और 7, ये हमारा डेटा 7 बिट्स का डेटा है। यानी हर बाइनरी नंबर 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हर बाइनरी नंबर 1 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस डेटा का साइज 7 बिट्स है, 7 ग्राम्स नहीं है, 7 सेकेंड्स नहीं है, 7 मीटर्स नहीं है। इसमें 1 बिट अगर और शामिल कर दी जाए तो ये हो गई 8 बिट्स, ऐसा ही है, 8 बिट्स। ठीक है, जिस तरह 60 सेकंड इकट्ठे हो जाएं तो हम कहते हैं ये 1 मिनट है, और 60 मिनट इकट्ठे हो जाएं तो हम कहते हैं 1 घंटा है। बिल्कुल उसी तरह से अगर 8 बिट्स इकट्ठी हो जाएं तो हम कहते हैं ये 1 बाइट है। ठीक है जी, 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। ठीक है, यानी बिट्स से ही बाइट बनती है। यानी जब मैंने आपसे पूछा तो कुछ लोगों ने कहा यूनिट बिट्स होते हैं, कुछ ने कहा बाइट, तो बिट वाले भी ठीक ही कह रहे हैं और बाइट वाले भी ठीक ही। यानी टाइम पूछा जाए, एक बंदा सेकंड्स में टाइम बता दे और एक बंदा मिनट्स में टाइम बता दे, बात एक ही होगी। ठीक है, तो 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। अच्छा, अब ये 8 बिट्स को 1 बाइट भी कहते हैं, और इसके साथ साथ 1 बाइट के साथ साथ 1 बाइट के साथ साथ इसको एक ऑक्टेट भी कहा जाएगा। ये ऑक्टा, ऑक्टल, ऑक्टेट, इनका मतलब भी 8 ही होता है। तो 8 बिट्स इज इक्वल्स टू 1 बाइट या 1 ऑक्टेट, एक ही बात है। ये ऑक्टेट की टर्म ने आगे जाके बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना है, इसलिए इसको ज़हन में रखिएगा। अच्छा, टेस्ट के लिए एक अच्छा सवाल बनता है वैसे यहाँ पे। ठीक है जी, तो ये भी जरा इस चीज को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अब से कुछ देर के बाद एक टेस्ट आने वाला है जो कि मैंने बनाया नहीं, अभी अगली ब्रेक में बैठ के बनाऊंगा। ठीक है, बना हुआ है, कुछ चीजें निकालनी है, कुछ चीजें शामिल करनी है। ठीक है, तो ये मुझे अच्छी चीज लग रही है, एक टेस्ट के अंदर ऐड की जा सकती है। अच्छा, कुछ लोग ना कुदरती तौर पे मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं। ठीक है, उनको अगर इतनी सी बात बता दी जाए ना तो वो बिट्स और बाइट्स की कन्वर्जन इजीली कर लेंगे। यानी किसी को बता दिया जाए ना जी 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो वो कभी भी मिनट्स को सेकंड और सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर लेगा। टाइम के केस में या तो आपको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है या डिवाइड करना पड़ता है। यहाँ कहानी ऐसी है, बिट्स और बाइट्स की कन्वर्जन के लिए या 8 से तकसीम करना पड़ेगा या 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का दिमाग मैथ्स में उस तरह से नहीं चलता, और इतनी ज्यादा मैथ्स की हमें जरूरत भी नहीं है। ये टोटल मैथ्स ये बिट्स और बाइट्स की हद तक है। मैं आपके लिए आसान कर देता हूं इसको। भाई, अगर आपके सामने कोई नंबर बिट्स में लिखे हुए हैं ना, अगर आप उनको 8 से डिवाइड कर देंगे, आने वाला जवाब बाइट्स में निकलेगा। और इसी तरह अगर डेटा बाइट्स में लिखा हुआ है तो आप अगर उनको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आने वाला जवाब बिट्स में होगा। ठीक है, मैंने इसको एक तरह से फॉर्मूला की शक्ल दे दी है, हालांकि जो ऊपर लाइन लिखी हुई है उतना भी काफी था।
बिट्स को 8 से डिवाइड करने पे बाइट आ जाएगी और बाइट्स को 8 से मल्टीप्लाई करने पे बिट्स आ जाएगी। आप ये ऊपर अप्लाई करके देख लें, डेटा है 8 बिट्स और मैंने बाइट बनानी है, 8 से तकसीम करने हैं, तो 8 से 8 तकसीम करेंगे तो 1 आएगा। 1 क्या आएगा? 1 बाइट आएगी। बाइट है और उसको बिट्स में कन्वर्ट करना है। 1 बाइट को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा। 8 क्या हो जाएगा? 8 बिट्स हो जाएंगी। ठीक है जी, तो बात एक ही है, चाहे इस तरह समझ लें या उस तरीके से। अच्छा जी, इसके अलावा बिट्स और बाइट्स की आपको और भी कुछ शक्लें देखनी पड़ेंगी, वो मैं आपको शक्लें दिखाता हूं। अभी ना मैं थोड़ा सा फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से या मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर आपके सामने रखने लगा हूं। अभी आगे जब हम चलेंगे थोड़ा सा, तो बिट्स और बाइट्स और हमारे बाइनरी नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में डिस्कस करेंगे जब आईपी एड्रेसिंग सीख लेंगे। अभी जरा थोड़ा सा फिजिक्स या मैथ्स के हवाले से चीजें बता रहा हूं। अगर आपके सामने यूं लिखा हो ना 1000 बिट्स, तो इसको हम कहते हैं, इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 1 किलो बिट। के किलो के लिए है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ये जो डेटा है ये 1 किलो बिट्स है। 1000 बिट्स को 1 किलो बिट भी हम लिख सकते हैं। अच्छा, इसमें फाइन ट्यूनिंग की अभी जरूरत है, ये तो आगे जाके फाइन ट्यून हो जाएगा, अभी के लिए ठीक है। ठीक है जी, 1000 बिट्स इकट्ठी हो जाए तो उसको हम 1 किलो बिट कहेंगे। अच्छा, इसी तरीके से अगर इतनी बिट्स इकट्ठी हो जाए 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बिट्स हो, 10 लाख बिट्स हो, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 मेगा बिट्स। ठीक है जी, 1 मेगा बिट्स। अच्छा, अगर इस तरह से हो, ये हो जाएंगी 100 करोड़ या 100 बिलियन, सॉरी 1 बिलियन या 100 करोड़, 1 बिलियन या 100 करोड़ बिट्स अगर हो इस तरह से, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गीगा बिट्स। 1 गीगा बिट्स, 1 जी बिट्स या 1 गीगा बिट्स। किलो बिट में क्या होगा जी? 1000 बिटें। मेगा बिट का मतलब 10 लाख बिटें, 1 मिलियन बिट्स। और 1 गीगा बिट का मतलब 1 बिलियन बिट्स। ठीक है, तो इस तरह से। इससे आगे क्या खत्म हो जाता है? नहीं, इसके आगे टेरा योटा कहानी लंबी चौड़ी है। हमें अमूमन जरूरत नहीं पड़ेगी वहां जाने की, क्योंकि अभी तक जिन नंबर्स की हमें जरूरत है गीगा उसके लिए बहुत है। ठीक है, तो आपको ये इस तरीके से 1 गीगा, 1 गीगा, ये 1 जी लिखा हुआ, 1 गीगा बिट्स, 1 गीगा बिट्स। अच्छा जी, आपको ना अब एक और ट्रिक बताता हूं यहाँ पे, हमें अक्सर इसकी भी जरूरत पड़ती। अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूज नहीं होगा, आप कहेंगे ठीक है, सिंपल है, समझ आ रहा है। किलो, मेगा, गीगा। किलो क्या है, मेगा क्या है, गीगा क्या है? सिंपल नंबर है। किलो का मतलब 1000, मेगा का मतलब 10 लाख या 1 मिलियन, गीगा का मतलब 1 बिलियन या 100 करोड़। इस तरह से कर लेते हैं। अब थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन का सामना करना पड़ सकता है। ये 3 जीरो देखें, मेगा वाले 3 जीरो। ठीक है जी, ये वाले 3 जीरो, ये ठीक है। ये 1000 को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 3 जीरो का मतलब 1000, 1000 में 3 जीरो होते हैं। मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं 1000 किलो बिट, 1000 किलो बिट्स, यानी 1 मेगा बिट को अगर किलो बिट्स में लिखना हो तो इस तरह से लिखा जा सकता है 1000 किलो। अब के रिप्रेजेंट कर रहा है 1000 को, आप ये इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 जीरो और ऐड हो जाएंगे। के का मतलब 1000, यानी 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करने पे 10 लाख हो जाता है। तो मैंने वो उसकी जगह यहाँ पे क्या 3 जीरो हटा के क्या लिख दिया? किलो। 1 मेगा को किलो के साथ इस तरीके से, यानी 1 मेगा बिट जो है वो 1000 किलो बिट भी होता है। ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं यूं लिखूं आपके सामने, अब इसको देखते हैं, इसको नीचे वाले को, ये क्या चीज है जी? 6 जीरो, 6 जीरो। ये मेगा में कितने जीरो होते हैं? 6। ठीक है, मेगा में 6 जीरो। इन 6 जीरोस को मैं इस तरह भी तो लिख सकता हूं, इन 6 जीरो को 1000 लिखा और आगे बजाय के 6 जीरो लिखने के मैं लिख देता हूं मेगा बिट्स, यानी 1 गीगा बिट जो है वो 1000 मेगा बिट के बराबर होता है। 1 गीगा बिट जो है वो 1000 मेगा बिट के, 1 जीबी कह लें या 1 गीगा बिट जो है वो 1000 मेगा बिट्स के बराबर होता है। बात एक ही है, बात एक ही है। एक बंदा कहे जी 2 मिनट में 2 मिनट, या वो कहे 120 सेकंड, बात तो एक ही है। आप कहे 1 गीगा बिट या आपके 1000 मेगा बिट, बात एक ही है, क्योंकि 1 गीगा में होते हैं 9 जीरो। आपने क्या किया? 3 जीरो लिख दिए, बाकी के 6 जीरो की जगह मेगा लिख दिया कि 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो इसको।
जब 1000 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 अरब बन जाएगा, 1 बिलियन बन जाएगा। ठीक है, बात एक ही है। अब आप कह रहे हैं आप ऐसा करके क्यों दिखा रहे हैं, उसकी बड़ी सॉलिड रीजन है, उसकी वजह है। एक तो आपको इन नंबर्स को आगे फेस भी करना पड़ेगा, दूसरा किलो, मेगा और गीगा की अगर मैं बात करूं, एक आम इंटरनेट यूजर, मैं आपको अभी यानी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की तरह नहीं समझ रहा। अच्छा, कुछ अरसे बाद आप फील लेना शुरू कर दीजिएगा कि हम नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, यानी जब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पुकारा जाए तो आप ही होंगे, कोई और नहीं होगा। ठीक है जी। तो अभी एक आम इंटरनेट के यूजर के तौर पे सोचें तो मुझे बताइएगा, किलोबिट, मेगाबिट और गीगाबिट अगर आपके सामने हो, आपने इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए इनमें से, या इंटरनेट का जब पैकेज डिसाइड कर रहे होते हैं आप, किसी आईएसपी से आपने घर में इंटरनेट लगवाना है, तो किलो, मेगा और गीगा में से कौन सा ऐसा यूनिट है जो आपको ज्यादा नजर आता है? मेगा सबसे ज्यादा। वो कैसे, मैं आपको बता, आपने हो सकता है जब नया नया इंटरनेट इस्तेमाल करना शुरू किया हो तो वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड का आपका पैकेज हो, फिर वो 2 मेगाबिट्स पे चला गया होगा, फिर 4 मेगाबिट्स, फिर 8 मेगा, किसी के घर में 15 या 16 मेगाबिट्स। अब जो नए पैकेज आए हैं वो इस तरह से 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, 20 मेगाबिट्स पर सेकंड, 50 मेगाबिट्स पर सेकंड, 100 मेगाबिट्स पर सेकंड। ऐसे ही आजकल के पैकेज आपको आईएसपी से ऐसे मिलते हैं। पीटीसीएल के पुराने पैकेज ऐसे होते थे। अब आप कितने पुराने और कब से इंटरनेट यूज कर रहे हैं वो मुझे कुछ अंदाजा खास नहीं है। ठीक है, कुछ लोग मुझे उम्र के ऐसे हिस्से में नजर आ रहे हैं, अभी आपकी उम्र कम ही है, तो शायद आपने 1-2 मेगा से शुरू किया हो। ठीक है, हम अब पुराने जमाने के लोग हैं, हमने तो किलोबिट वाला जमाना भी देखा, लेकिन अभी मेगा ही ज्यादा आपको नजर आता है। मेगाबिट के साथ ना मेरा ये अंदाजा कि लोगों ज्यादा फेमिलियर हैं, आपको मेगाबिट से अंदाजा होता है। ठीक है, यानी आपको कहा जा रही 4 मेगाबिट और 8 मेगाबिट, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनमें कितना फर्क होता है, आपने इस्तेमाल किया होगा। 10 मेगा 20 मेगा वाले बिट में स्पीड का कितना डिफरेंस है, आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेट की ये स्पीड आप लोगों ने देख रखी है। ठीक है, गीगा और किलो के साथ आप लोगों की इतनी ज्यादा वाबस्तगी नहीं रही, तो किसी भी चीज को आपको समझाना हो ना कि वो कितनी है, ठीक है, नहीं मैं वैसे को ना 1 गीगाबिट, वो फीलिंग नहीं आएगी। लेकिन जब मैं कहूंगा 1000 मेगाबिट, तो जो इंटरनेट इस्तेमाल कर रहा है घर में 10 एमबीपीएस वाला, 10 मेगाबिट्स वाला, ठीक है जी, 20 मेगाबिट्स वाला, उसको जब कहा जाएगा 1000 मेगाबिट, तो वो अंदाजा कर सकता है ये स्पीड उससे कितनी ज्यादा होगी। तो मेगाबिट को हम ज्यादा आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि हम इंटरनेट के जो बैंडविड्थ देख रहे हैं या इंटरनेट के जो पैकेजेस हमने देखे हैं वो मेगाबिट्स के अंदर होते हैं। इसीलिए यूनिट्स को घुमा फिरा के कन्वर्ट करके हम मेगाबिट में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, तो छोड़े इंटरनेट को, ये समझ आ गया कि ये जो आपके सामने लिखा हुआ था यूनिट्स को मुख्तलिफ तरीके से लिखा गया है और आपको जरूरत पड़ सकती है आगे जाके। ये नीचे वाली कहानी नहीं भी समझ आई ना, इसको भी छोड़ें, ये समझ आ गया जी 1000 बिट किलोबिट होता है, 10 लाख मेगाबिट होता है और 1 बिलियन 1 गीगा होता है। भाई ये अभी तक समझ आना, जिसको यहां तक भी समझ आ गई है काफी है मेरी इस डिस्कशन में से, अगर इतना भी समझ आ गया वेरी गुड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये तो मुझे वैसे भी उम्मीद थी काफी सारे लोगों को ऑलरेडी भी हो सकता है इसका आइडिया हो, लेकिन कहानी अब जिस मोड़ पे जाने लगी है वो आप में से ज्यादातर लोगों को, बल्कि किसी को भी ठीक से आइडिया नहीं होगा। आप में से कुछ लोगों को लगता होगा, मुझे पता है, लेकिन आपको शायद मुकम्मल तस्वीर अभी क्लियर नहीं थी। सबके लिए नई चीज है और बड़ी अहम चीज है। आपको सिखाता हूं, 3 टर्म्स में आपके सामने लिखने लगा हूं जी, और फिर उनको एक एक करके समझते हैं, और इसका आपकी इस फील्ड से बड़ा गहरा ताल्लुक है। एक है डेटा रेट, एक है डेटा रेट, एक है बैंडविड्थ, ठीक है जी, एक है क्लॉक रेट। ठीक है जी, क्लॉक रेट, डेटा रेट, बैंडविड्थ, क्लॉक रेट, डेटा रेट, बैंडविड्थ, क्लॉक रेट। ठीक है जी, मैं पहले बता दूं, आप में से अगर किसी को लगता भी है कि आपको पता है, आपको ठीक से आइडिया इसका नहीं होगा, अभी कुछ देर में आप सीख जाएंगे। ये 3 अलग अलग क्वांटिटीज हैं, 3 अलग अलग क्वांटिटीज आपके सामने मैंने लिखी है, टर्म्स हैं जो आपके सामने लिखी है। एक आम इंटरनेट का यूजर जो है ना, वो कहता है मेरे नेट की स्पीड, आम नेट की स्पीड स्लो है, नेट स्लो आ रहा है, नेट ठीक है, नेट फास्ट है, इंटरनेट की स्पीड बड़ी अच्छी है, इंटरनेट की स्पीड खराब है। ठीक है, कुछ लोग बड़ी आज यूं कह देंगे डाउनलोड स्पीड आज अच्छी आ रही है, आज अपलोड अच्छी स्पीड पे हो रहा है।
इस हद तक चले जाएंगे, इससे ज्यादा। ये सब टर्मिनोलॉजीज एक ले मैन की जुबान में बोली जाती है, एक आम आदमी बोलता है। वो एक नेटवर्क इंजीनियर नहीं होता। आमतौर पे लोग कहते हैं नेट स्लो, नेट फास्ट, इंटरनेट अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है। लेकिन जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो ये हैं, डेटा रेट, बैंडविड्थ, क्लॉक रेट। इनके यूनिट्स जो है ना वो ये हैं, आपके सामने लिख रहा हूं, बिट्स पर सेकंड, बिट्स पर सेकंड। इनको यूं भी लिखा जाएगा बीपीएस यानी कि बिट्स पर सेकंड। इन्हें यूं भी लिखा जा सकता है बिट्स स्लैश सेकंड यानी कि बिट्स पर सेकंड, जैसे मर्जी लिख लें, पूरा बिट्स पर सेकंड लिख लें, बीपीएस लिख लें, बिट्स स्लैश सेकंड लिख लें। तो बिट्स पर सेकंड लिखने के ये मुख्तलिफ तरीके हैं आपके सामने। बैंडविड्थ के यूनिट भी बिट्स पर सेकंड, क्लॉक रेट के यूनिट भी बिट्स पर सेकंड। मैंने 3 अंग्रेजी में टर्म्स लिखी हैं, आगे उनके यूनिट्स लिख रहा हूं जो कि बिट्स पर सेकंड है। ठीक है जी, ये आ गया जी बिट्स पर सेकंड। अंग्रेजी के 3 नाम, सबके यूनिट बिट्स पर सेकंड। अच्छा, मैं अंग्रेजी में 3-4 नाम लिखने के बाद ना आगे कहूं इनके यूनिट सेकंड्स हैं, तो आप कहेंगे सर सेकंड तो टाइम का यूनिट होता है, आप टाइम का जो मर्जी नाम रखते फिर, टाइम ने तो टाइम ही रहना। वही एहसास हमें यहां भी होता है। आप कहते हैं जो मर्जी नाम रख ले, अगर यूनिट सेम है तो ये एक ही कॉन्सेप्ट होगा। एक ही कॉन्सेप्ट को आपने नाम बदल बदल के दिया हुआ है। यानी जब दिल चाहे डेटा रेट कह लो, जब दिल चाहे बैंडविड्थ कह लो, जब दिल चाहे क्लॉक रेट कह लो। किसी को खौफजदा करना हो तो ये नाम रख लिया, जरा शो मारनी हो कि मुझे ये भी पता है, तो नाम बदल बदल के आप रख लें। ऐसा हमें लग रहा होता है क्योंकि हम कहते हैं यूनिट जो सेम है, एक ही कॉन्सेप्ट होगा, ऐसा हमें लग रहा है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। ये तीनों टर्म्स जो हैं ये 3 अलहदा अलहदा कॉन्सेप्ट्स हैं। इनमें फर्क क्या है? अगर तो मैंने आपको टिपिकल तरीके से बता दिया कि चलो जी डेटा रेट की डेफिनेशन लिखते हैं, बैंडविड्थ की डेफिनेशन लिखते हैं, क्लॉक रेट की डेफिनेशन लिखते हैं, 15 मिनट आपको याद रहेगा, उसके बाद आपको यकीन दिलाना मुश्किल हो जाएगा कि ये आपने पढ़ा हुआ है। कहेंगे नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने तो कभी सुना भी नहीं है। ठीक है, आपको मेरी इस बात पे भी यकीन नहीं आएगा, मैं साबित कर दूंगा, वक्त साबित करेगा। घंटा पहले पढ़ी हुई चीज आपके लिए मनाना मुश्किल हो जाएगा, आप कहेंगे नहीं कभी भी नहीं हुआ ऐसा, जिंदगी में नहीं कभी ऐसा हुआ। ठीक है जी, तो बहरहाल एग्जाम्पल्स याद रह जाती हैं। तो मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये समझाता हूं कि डेटा रेट, बैंडविड्थ और क्लॉक रेट का कॉन्सेप्ट क्या है। भाई मैं उम्मीद करता हूं आपने जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी हाईवे का सफर जरूर किया होगा, जैसे जीटी रोड है, जैसे मोटरवे है, जैसे रिंग रोड। नहीं किया तो थोड़े से पैसे खर्चे हैं, रिंग रोड का चक्कर लगा ले, लाहौर में ही है, तो आप उसके बाद कसम खा सकेंगे कि मैंने कभी ना कभी हाईवे पे सफर किया हुआ है। हम ना मोटरवे की मिसाल लेते हैं। मोटरवे का एक सेगमेंट है M2। जो M2 है वो लाहौर और इस्लामाबाद को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है जी, मोटरवे का जो सेगमेंट M2 है दैट कनेक्ट्स लाहौर एंड इस्लामाबाद। ठीक है, वो लाहौर इस्लामाबाद को कनेक्ट करता है। अगर आपने इस पे सफर किया हो तो आप एक नंबर से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे, और वो नंबर है 120 किलोमीटर पर आवर। आपने ये नंबर देख रखा होगा, जगह जगह बोर्ड्स पे लिखा होता है। ठीक है, अच्छा अब एक नंबर ये है, मैं अब मोटरवे पे गाड़ी चलाना शुरू करता हूँ लेट से, और मेरी जो गाड़ी की स्पीड है, यानी जिस स्पीड पे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ वो लेट से है 118 किलोमीटर पर आवर। मैंने स्क्रीन पे 2 नंबर लिखे, दोनों के यूनिट्स सेम है किलोमीटर पर आवर, बट कॉन्सेप्चुअली दे आर नॉट सेम। ये दोनों नंबर सेम नहीं है, कॉन्सेप्ट अलग अलग है। आप कहेंगे कैसे अलग है? देखें, बोर्ड पे जब ये वाला नंबर लिखा होता है ना, ठीक है, ये बोर्ड लगा हुआ है, अगर उर्दू में हो तो लिखा होता है हद्दे रफ्तार, और अगर अंग्रेजी में हो तो स्पीड लिमिट। ठीक है, तो ये क्या है, स्पीड लिमिट या हद्दे रफ्तार। और ये क्या चीज है जी, 118 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी गाड़ी की स्पीड या आपकी रफ्तार है। स्पीड और स्पीड लिमिट सेम नहीं होते, स्पीड और स्पीड लिमिट सेम नहीं होते। स्पीड और स्पीड लिमिट में एक रिलेशन है जो आप सबको पता है, मुझे उसको कोई साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं मैथमेटिकली इसको लिखूं तो मैं यूं लिखूंगा कि स्पीड जो है ना वो लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए स्पीड लिमिट के। आप स्पीड लिमिट तक गाड़ी चला सकते हैं, उससे कम पे गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जाना वायलेशन है, कानून इजाजत नहीं देता। अगर आप पकड़े, वहां पे तो मोटरवे में शर्त भी है ना, आप पकड़े जाएं तो चलान होगा, बट कायदे कानून के मुताबिक आप 120 से ऊपर गाड़ी नहीं चला सकते।
किताबी बात तो ये है, ठीक है। तो स्पीड लिमिट के बराबर हो सकती है, उससे कम हो सकती है। तो स्पीड और स्पीड लिमिट सेम कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन यूनिट्स दोनों के सेम है। अब ये दो अलग कॉन्सेप्ट हो गए। अब आप कहेंगे सर ये बात तो ठीक है, समझ में आती है, और आप कहेंगे सर ये नजर भी आ रहा है, पिछले सफे पे कितनी टर्म लिखी हुई है, 3। आप कहेंगे लगता है आपने अपनी एग्जाम्पल में ना 3 में से 2 का तो बंदोबस्त कर लिया है, यानी थोड़ी देर बाद आप ये कहेंगे कि इनमें से एक चीज स्पीड जैसी है, एक स्पीड लिमिट जैसी है, लेकिन वहां पे लिखी हुई है 3 बातें। यहाँ पे अभी 2 चीजें सामने आई हैं, और तीसरी चीज अभी फिलहाल सामने आती हुई नजर नहीं आ रही, क्योंकि आप कहेंगे यही होता है, स्पीड होती है और उसकी लिमिट होती है, और तो कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो और जो चीज है वो मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ कि और क्या कुछ निकल सकता है इसमें से। और जनाब इसमें से जो चीज निकल सकती है वो ये है, मिसाल के तौर पे हम जो अपना मोटरवे अब लाहौर और इस्लामाबाद वाला बिलखुसूस अगर देखें और आप इस पे अगर सफर करते हो, तो आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में मोटरवे के ऊपर ट्रैफिक काफी ज्यादा बढ़ना शुरू हो गई है। इस मोटरवे सेगमेंट की अगर हम बात करें, बिलखुसूस अगर कोई वीकेंड हो, छुट्टी का टाइम हो, अब ईद की जब छुट्टियां होंगी तो आपको बहुत ज्यादा रश मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा जैसे आप शहर के अंदर गाड़ी चला रहे हैं। अच्छा, अब मोटरवे का टोल जो है, यानी जो इसकी आपसे कीमत वसूल की जाती है, वो भी अब बढ़ चुकी है काफी ज्यादा। तो गवर्नमेंट कहती है जी ये मोटरवे काफी अच्छा लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है और हमें रेवेन्यू भी बड़ा अच्छा इकट्ठा हो रहा है यहाँ से, तो क्यों ना आवाम की सहूलत के लिए इसे कुछ मजीद बेहतर कर दिया जाए, मोटरवे को और बेहतर किया जाए। और बेहतर करने के लिए ये किया जा सकता है कि नंबर ऑफ लेन्स जो है, अभी 3 लाइनें जाने के लिए और 3 आने के लिए, वो कहते हैं अब बढ़ाना ही है ना, बेहतर करना ही है, तो ऐसी एक्सटेंशन करो जो अगले काफी सारे सालों के लिए काफी हो। वो कहते हैं जनाब बस फिर ठीक है, काम करते हैं, 10 लेन्स जाने वाली होंगी और 10 आने के लिए होंगी, टोटल 20 लेन का। भाई कहने में क्या हर्ज है, हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो 10 लाइनें जाने के लिए और 10, और जो रोड की क्वालिटी है वो भी पहले से बेहतर बनाएंगे, ठीक है। तो 10 लाइन जाने के लिए और 10 आने के लिए, और इतना शानदार मोटरवे जब अरबों खरबों रुपया लगा के बनेगा, तो उसके बाद वो कहेंगे जी कि अब लोगों के पास बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ठीक है, बड़ी स्टेबल है। आप में से अक्सर लोग जब मोटरवे पे जा रहे हो, आपकी गाड़ी की अच्छी ट्यूनिंग हुई हो, व्हील अलाइनमेंट अच्छी हो, तो आप अक्सर कहते हैं मैं 130 140 पे जा रहा हूं तो मुझे तो पता भी नहीं चलता, कोई वाइब्रेशन नहीं होती, और आप बेहतियाती बेदहानी में 140 तक पहुंचे होते हैं और आपका चलान भी अक्सर हो जाता है। तो यानी आप कहते हैं ये इसको बढ़ जाना, यानी हमारी ख्वाहिश है अंदर से कि ये 120 से उसको ऊपर कर देना चाहिए थोड़ा सा। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, लोग चाहते हैं कि ये स्पीड लिमिट को बढ़ा दिया जाए। तो जब वो कहते हैं हमने इतना शानदार मोटरवे बना लिया है, तो हम एक काम करते हैं, हम स्पीड लिमिट को ना 120 से 400 किलोमीटर पर आवर कर देते हैं। इतना शानदार मोटरवे बना दिया कि उसकी स्पीड लिमिट, यानी अब आपको हद्दे रफ्तार के जो बोर्ड नजर आ रहे हैं वो कितने हैं, 400 किलोमीटर आ। भाई पहली बात तो ये है कि इसका बज़ाहिर जो फायदा हमें नजर आ रहा है वो क्या है, बज़ाहिर फायदा ये है, लाहौर से इस्लामाबाद का सफर जो है वो 400 किलोमीटर से थोड़ा सा कम है। इसका मतलब है कि आप 1 घंटे के अंदर अंदर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। तो इसका सबसे बड़ा फायदा जो बज़ाहिर हमें नजर आ रहा है वो ये है। अब प्रैक्टिकली सवाल यह, क्या वाकई हम 1 घंटे से कम में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे? क्या हम पहुंच जाएंगे? क्या हम इस मोटरवे से फायदा उठा सकते हैं, ये जो बना दिया गया हमारे लिए? नहीं, या उठा लेंगे? आप कहेंगे मैं तो कर लूंगा, मसला ही कोई नहीं। जबरदस्त। वो कहते हैं सर ये जो हमारे पास गाड़ियां हैं उनका जो गेज अगर आप देखें तो किसी का 160 किलोमीटर पर आवर पे खत्म हो जाता है, किसी का 180 किलोमीटर पर आवर पे खत्म हो जाता है, किसी का 230 किलोमीटर पर आवर पे खत्म हो जाता है। लोगों के पास जो गाड़ियां हैं उनकी टॉप स्पीड जो है, यानी गाड़ियों की जो टॉप स्पीड है जहां पे मीटर खत्म हो जाता है, वही इतना नहीं है, तो आप 400 पे गाड़ी कैसे चला सकते हैं? फिर आप कहेंगे सर मान लें अगर 230 वाला भी है, तो 230 वाला कभी अपनी गाड़ी 230 पे चला नहीं सकेगा, या गाड़ी कांपना शुरू हो जाएगी, वो ना कांपी तो आपकी टांगे जरूर कांपना शुरू, दोनों में से कुछ तो होगा, ठीक है। तो आप कहेंगे प्रैक्टिकली, अच्छा जो सुपर बाइक्स भी हैं, यानी स्पोर्ट्स बाइक की अगर हम बात करें, मुझे भी इसका एक जमाने में शौक रहा है। ये एक ऐसा शौक है जो उसी वक्त उतरता है जब आप उसको एक दफा एक्सपीरियंस कर लें। आप किसी को हैवी बाइक पे जाता हुआ जब देख रहे होंगे ना, आपको ऐसा लगता होगा इसको कितना मजा आ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है जी। इंतहाई थकी हुई राइड होती है,
आप बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करते, ठीक है। अगर मैं रख चुका हूँ, ठीक है जी, तो लिहाजा, और फिर मैं वो बेच दी थी, तो लिहाजा उसका अगर आप में से किसी बंदे को कोई शौक हो तो इसकी बजाय कोई और शौक कर लें। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कतन कोई मजा आने वाला नहीं है उसमें, ठीक है। तो बिला वजह आप कॉस्ट पे करेंगे। हैवी बाइक से अगर हम बात करें तो उसमें अच्छा, उनमें भी ना ज्यादातर स्पोर्ट्स बाइक्स ऐसी हैं जिनकी टॉप स्पीड 299 किलोमीटर पर आवर पे लॉक की होती है, उसको उससे ऊपर जाने नहीं दिया था। एक आधी ऐसी है, कावासाकी की H2R है, जो 400 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। उसकी कीमत अब आप यहाँ पे अगर मंगवाएंगे तो 2 करोड़ से कम में तो वो आपको मिलेगी। 2 करोड़ की बाइक लेके उसमें बंदा भी मुश्किल से एक ही बैठता है, तो आप कहेंगे मैंने लाहौर से इस्लामाबाद जाना है, ठीक है जी, हाँ जी बिल्कुल, तो वो आप कर नहीं पाएंगे ऐसा, ठीक है। तो वैसे 299 पे इंटरनेशनली रूल है कि उनको लॉक कर दिया जाता है। बाइक्स की कैपेबिलिटी इंजन की है कि उससे ऊपर जा सके, लेकिन उससे ऊपर उनको ट्यून नहीं किया जाता। अच्छा जी, तो बहरहाल 400 किलोमीटर पर आवर वाले मोटरवे का किसी को कोई फायदा नहीं होना। अब देखिए, एक मसला सामने आ रहा है, आप तरक्की करना चाह रहे हैं, लेकिन तरक्की के रास्ते में भी रुकावट आ गई है कि एक हद तक ही तरक्की करना, उससे ज्यादा तरक्की ना कर लेना, फायदा कोई नहीं होगा। यानी आप स्पीड लिमिट को बढ़ाना चाह रहे हैं, उस पे भी लिमिट आ गई है कि स्पीड लिमिट को भी लिमिट में रहते हुए बढ़ाना है। और वो लिमिट कहां से आ रही है? वो लिमिट आ रही है टॉप स्पीड ऑफ कार्स कह लें या व्हीकल्स कह लें, ठीक है जी, जो गाड़ियों की या बाइक्स की टॉप स्पीड है, ठीक है, आप उसके बराबर चले जाएं, उससे कम रह लें, लेकिन ज्यादा जाने का आपको कोई फायदा नहीं होगा। मिसाल के तौर पे हम ना कल्टस को एक स्टैंडर्ड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। कल्टस की टॉप स्पीड है 180, यानी कल्टस का मीटर 180 किलोमीटर पर आवर पे खत्म हो जाता है, ठीक है जी, सुजुकी कल्टस का। और जो बाकी 660 है उनका 160 तक, ठीक है जी, मीटर खत्म हो जाता है, टॉप स्पीड उतनी है। अब आप देखें आजकल हमारी स्पीड लिमिट क्या है मोटरवे की? 120 किलोमीटर पर आवर। मैंने कहा था मैं गाड़ी चला रहा हूं 118 किलोमीटर पर आवर पे, तो स्पीड स्पीड लिमिट के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है। मैं अपनी स्पीड को बढ़ा के 120 तक लेके जा सकता हूं, लेकिन उससे ऊपर नहीं। अब एक नई चीज आई, स्पीड लिमिट को अगर आप बढ़ाना चाहें, जरूर बढ़ाएं, मोटरवे को बेहतर करें, लाइनें ऐड करनी है, उसके अंदर लेन्स ऐड करनी है, आप लेन्स ऐड करें, लेकिन एक हद तक इतना अच्छा कर लें कि आप टॉप स्पीड को एक, यानी स्पीड लिमिट को 120 से बढ़ाकर 180 तक ले जाएं। उससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, उससे ऊपर जाने का आपको फायदा, अवाम को फायदा नहीं पहुंचेगा, पैसे जाया कर रहे होंगे, ठीक है। तो यानी स्पीड लिमिट भी लिमिट में रहते हुए बढ़ सकती है। इस वक्त ये इक्वेशन बिल्कुल सेटिस्फाई हो रही है, हर चीज अपनी जगह पे ठीक है। स्पीड लिमिट टॉप स्पीड से कम है, कम हो सकती है, बढ़ाना है बढ़ा लें, 180 तक चले जाएं, उससे ऊपर नहीं। और जो हमारी स्पीड होगी वो 118 है, बढ़ाना है बढ़ा लें, लेकिन 120 से ऊपर आपने नहीं जाना। तो ये तीन अलग-अलग नंबर्स हैं जो एक दूसरे पे लिमिट्स अप्लाई कर रहे हैं। एक क्वांटिटी दूसरे से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती, दूसरी तीसरे से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। अब आप कह रहे हैं सर गेम बनती हुई नजर आ रही है। अब वो जो आपने पिछले सफे पे 3 टर्म्स लिखी हुई थी ना, अब आप उनको इसी इक्वेशन की शक्ल दे देंगे कि फलां चीज स्पीड जैसी है, फलां चीज स्पीड लिमिट जैसी है, और फलां चीज जो है वो टॉप स्पीड की तरह है। बिल्कुल ऐसे ही है जी, हमारी जो इक्वेशन बनती है वो कुछ इस तरह से बनेगी, वो कुछ, अच्छा आप नोट करें इधर, यूनिट सारों के किलोमीटर पर आ रही हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक नहीं है। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही है कि जो डेटा रेट है, डेटा रेट जो है वो लेस देन इक्वल टू होता है बैंडविड्थ के, और बैंडविड्थ जो है वो लेस देन इक्वल टू होती है क्लॉक रेट के, ठीक है जी, क्लॉक रेट के। बैंडविड्थ क्लॉक रेट के बराबर हो सकती है, कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं। मैं उसको भी समझाता हूं, अभी एलैबोरेट करता हूं, तीनों को डिफाइन भी करेंगे अलग-अलग। डेटा रेट कैसे डिफाइन हो सकता है, बैंडविड्थ कैसे डिफाइन हो सकती है, क्लॉक रेट कैसे डिफाइन हो सकता है, प्रैक्टिकल एग्जांपल इसकी क्या है वो भी आपके सामने अभी रखता हूं। लेकिन एक चीज है, तीनों के यूनिट्स बिट्स पर सेकंड है। तो डेटा रेट इज लाइक स्पीड, बैंडविड्थ इज लाइक आपकी स्पीड लिमिट, और क्लॉक रेट जो है ये टॉप स्पीड ऑफ द कार की तरह है, ठीक है। स्पीड लिमिट का ताल्लुक किसके साथ है? मोटरवे। और वो सेट कौन करता है? मोटरवे अथॉरिटी, जो भी उसको अथॉरिटी हैंडल कर रही है। ये मेरा और आपका काम नहीं है, हमारा काम हमारी गाड़ी चलाना है, ठीक है जी। तो डेटा रेट
का ताल्लुक हमारे साथ है, जिसने डेटा भेजना है या जिसने डेटा रिसीव करना है। ठीक है, मोटरवे पे गाड़ी जाती भी है लाहौर से इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से लाहौर वापस भी आती है। ठीक है, तो हम डेटा अपलोड भी करते हैं और डेटा डाउनलोड भी करते हैं, डेटा अपलोड भी करते हैं और डेटा डाउनलोड भी करते हैं। ठीक है, और जिस सड़क से उसने आना जाना है, यानी जो बैंडविड्थ की तरह की चीज है, जो स्पीड लिमिट है, ठीक है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे होते, कोई ना कोई अथॉरिटी है जो उसको हैंडल कर रही होगी, कोई ना कोई अथॉरिटी है जो उसे हैंडल कर रही होगी। ठीक है, और जो क्लॉक रेट है, ठीक है, वो आपकी गाड़ी की जो टॉप स्पीड है ये उसकी तरह, और आप हमारे केस में हमारी गाड़ी क्या होती है, ये हमारी गाड़ी है। ठीक है, ये फोन हमारी गाड़ी, हमारी नेटवर्क डिवाइस, हमारी एंड डिवाइसेस और इंटरमीडिएट डिवाइसेस। ठीक है, हमारा ये डेस्कटॉप हमारी गाड़ी है। ठीक है, और इनफैक्ट ये गाड़ी में भी ये डेटा मेरा लैपटॉप भेज रहा है या लैपटॉप की कोई स्पेसिफिक पोर्ट है जहां से डेटा सेंड हो, स्पेसिफिक पोर्ट है, नेटवर्क पोर्ट, जिसको हम आम बंदा नेटवर्क पोर्ट कहता है। ठीक है जी, तो या नेटवर्क इंटरफेस कहा जाता है या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहा जाता है, मुख्तलिफ टर्म है। हर बंदे को नेटवर्क पोर्ट की तो समझ आती है, लिहाजा मैं फिलहाल नेटवर्क पोर्ट बोल देता हूँ। ठीक है, तो डेटा वहीं से सेंड भी होना है और वहीं पे रिसीव भी होना है। तो डेटा को सेंड करने की भी आपकी एक मैक्सिमम टॉप स्पीड होगी और डेटा रिसीव करने की भी आपकी एक टॉप स्पीड होगी। ठीक है, वो चीज हमारे केस में क्या हो जाएगी, क्लॉक रेट। और जिस लिंक के ऊपर उसने जाना है, उस लिंक की जो कैपेसिटी है वो बैंडविड्थ या स्पीड लिमिट की तरह। ठीक है, और आपने जितना डेटा, एक है आप क्या कर सकते हैं, मैं कितना तेज दौड़ सकता हूं ये अलग बात है, लेकिन मैं कितना तेज चल रहा हूं ये अलग बात है। वो चीज मेरे डेटा रेट की तरह है। मैं पहले ना इनकी डेफिनेशंस लिख देता हूं, फिर बात ज्यादा अच्छी समझ आएगी, फिर मैं मजीद आपको मिसाल देके समझाता हूं। डेटा रेट को आप कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, डेटा रेट क्या है जी, डेटा generating speed of the device per second। एक सेकंड में आप कितना डेटा जनरेट कर रहे हैं। मैं ज्यादा भी तफसील में नहीं जा रहा, जनरेट करने से मेरी मुराद ये भी आप सेंड भी करेंगे रिसीव भी करेंगे, दोनों काम हो रहे हैं। ठीक है, फिलहाल मैं जनरेटिंग का लफ्ज लिख रहा हूं, डेटा जनरेटिंग स्पीड ऑफ द डिवाइस पर सेकंड। ठीक है, बैंडविड्थ क्या है, बैंडविड्थ, ठीक है जी, बैंडविड्थ का ताल्लुक आपके लिंक के साथ है, मोटरवे के साथ है ना। ठीक है, तो बैंडविड्थ को हम यूं कहेंगे कैपेसिटी ऑफ द लिंक। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ द लिंक की कैपेसिटी, ये जो 120 किलोमीटर पर आवर रखा हुआ है, ये मोटरवे की कैपेसिटी को देख के ही रखा हुआ है ना। कैपेसिटी बढ़ेगी तो ये नंबर भी बढ़ाया जा सकता है। तो कैपेसिटी ऑफ द लिंक, बैंडविड्थ क्या है, कैपेसिटी ऑफ द लिंक। अच्छा जी, उसके बाद, और ये जुमला ध्यान से सुने ये वाला, आप एक सेकंड में कितना डेटा लिंक पे ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, ये जितनी उसकी कैपेसिटी होगी उतने कर सकते हैं ना, ये अल्फाज बड़े अहम है। आप एक सेकंड में कितना डेटा लिंक के ऊपर भेज सकते हैं और कितना लिंक से रिसीव कर सकते हैं, और वो उतना ही होगा जितनी उसकी कैपेसिटी होगी। कुछ लफ्ज बड़े अहम होते हैं इम्तिहान और इंटरव्यू के हवाले से, समझ तो आप गए होंगे। ठीक है, तो मेरे ज़हन में आ रहा है कि मैं ऐसा सवाल बना सकता हूं। अब आपको सवाल भी भूल गए होंगे वैसे कि मैंने पहले क्या क्या कुछ कहा था। ठीक है ना जी, अच्छा, तो मुझे मेरा दिल चाह रहा है कि ऐसा सवाल जो है ना किसी टेस्ट में डाला जाए। ठीक है, और ये भी मैं आपको ना अभी बता रहा हूँ, क्योंकि ये पहला हफ्ता जरा थोड़ा और रही, पहला हफ्ता है ही नहीं, तो ओरिएंटेशन वीक है एक तरह से। ठीक है, तो इस वजह से मैं इस तरह के हिंट दे रहा हूँ, आगे मैं हिंट दूंगा जरूर, लेकिन इतने ऑब्वियस हिंट्स नहीं होंगे। ठीक है, अच्छा, तो यानी तवज्जो मैंने दिला दी है कि ये इस तरह की चीजों से रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। अच्छा जनाब, तो तीसरी चीज डेटा, क्लॉक रेट। डेटा रेट में और क्लॉक रेट में सिर्फ एक लफ्ज का फर्क है, और वो ये है मैक्सिमम डेटा जनरेटिंग स्पीड ऑफ द डिवाइस पर सेकंड। एक सेकंड में मैक्सिमम आप कितना डेटा भेज सकते हैं, एक सेकंड में मैक्सिमम कितना डेटा भेजा जा सकता है। मैं मैक्सिमम क्या कर सकता हूं, गाड़ी का मीटर तो मैक्सिमम जाता ना 180 तक, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं अब 180 पे गाड़ी चलाना शुरू कर दूं, गाड़ी तो मैं काम पे चलाता हूं। ठीक है जी, मैं क्या कर सकता हूं वो अलग है, लेकिन मैं करता क्या हूं या मुझे करना क्या पड़ेगा वो अलग है। ठीक है, वो डेटा रेट है, और डेटा रेट वो उतना क्यों है, क्योंकि बैंडविड्थ है।
बैंडविड्थ उतनी क्यों है? क्योंकि क्लॉक रेट है, ठीक है जी। तो ये तीनों टर्म्स एक दूसरे को लिमिट कर रही होती हैं और आप उनका रिलेशन आपस में क्या है वो हम डिफाइन कर चुके हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप कहेंगे सर देखिए हम इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं इतने सालों से, कुछ ना कुछ तो हमें प्रैक्टिकली समझ आएगी ना इन नंबर्स की। आप जरा मोटरवे से हट के अगर ये डिवाइसेस के हवाले से भी हमें बताएं तो बात समझ आनी चाहिए जी, बिल्कुल आनी चाहिए। तो आपको मैं अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं जो हर रोज आपके साथ हो रहा है, ठीक है। चलिए मैं आपसे पूछ लेता हूं, आपके घर में इंटरनेट है, ठीक है। कितनी बैंडविड्थ है, यानी पैकेज आपका इंटरनेट का क्या है? 4 MB, 10 MB, 1 Mbps? तो भाई ने कहा जी 1 Mbps का जो है लिंक, और आपके 10, आपका 10 वाला। इनकी एग्जांपल ले लूं, मद्रास तो नहीं ना, 10 Mbps कर लेते हैं, ठीक है। तो वैसे 1 Mbps को अंडर एस्टिमेट ना करें, वो आपको सही पूरा मिला हो ना तो बहुत होता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इन भाई का, आपका नाम अहमद, नहीं आपसे आगे वाले का, ठीक है, अब आपने नाराज नहीं होना, ठीक है। अहमद भाई कह रहे हैं जी 10 Mbps का पैकेज मैंने लिया हुआ अपने आईएसपी से, ऐसे ही है ना जी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आप अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से बाकी दुनिया से कनेक्टेड हैं, जिसको हम इंटरनेट की दुनिया कहते हैं। और आपने कहा कि मैंने आईएसपी के साथ जो मेरा पैकेज है, उसने आईएसपी ने जो मेरा ये वाला लिंक है ना, इसकी जो बैंडविड्थ डिफाइन किया मेरे लिए वो 10 मेगाबिट्स पर सेकंड है। उम्मीद करता हूं मेगा की आपको समझ आ रही होगी। 10 के आगे 6 जीरो, तो ये कितना हो जाता है? 6 जीरो मिलियन होता है, तो 10 मिलियन 1 करोड़ होता है। 1 करोड़ बिट्स पर सेकंड। अहमद भाई के लिए जो बैंडविड्थ है वो 1 करोड़ बिट्स पर सेकंड डिफाइन की गई है। 1 करोड़ बिट्स पर सेकंड इस लिंक की कैपेसिटी है। इससे ज्यादा डेटा अहमद भाई इस लिंक के ऊपर ट्रांसफर नहीं कर सकते, और इस लिंक के ऊपर से रिसीव भी, दो ही काम होते हैं ना, या डेटा ट्रांसफर करना है या रिसीव करना है। तो वो कहते हैं ना इससे ज्यादा ट्रांसमिट हो सकता है, ना इससे ज्यादा मैं रिसीव कर सकता हूं इस लिंक के ऊपर से। बिल्कुल ऐसा ही है। तो 10 Mbps इनकी बैंडविड्थ है, 10 Mbps इनकी, क्योंकि लिंक की कैपेसिटी को हम क्या कहते हैं? बैंडविड्थ। बिल्कुल ऐसा हो गया। अहमद भाई के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप होगा, ऐसे ही है, लैपटॉप भी है और डेस्कटॉप भी है, दोनों है, ठीक है। ज्यादातर क्या इस्तेमाल करते हैं? डेस्कटॉप इस्तेमाल करते हैं। ये जो केबल आ रही है यहां से, ठीक है, ये आपके डेस्कटॉप में एक नेटवर्क पोर्ट है, वहां पे आप टर्मिनेट करते होंगे उसको। आमतौर पे नेटवर्क पोर्ट, और ज्यादा थोड़ा टेक्निकल टर्म यूज कर ले तो इसको हम एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जिसको नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पसंद ना आ रहा वो नेटवर्क पोर्ट ही समझे, ठीक है जी। तो नेटवर्क पोर्ट या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसका एक क्लॉक रेट है, इसका एक क्लॉक रेट है, जो कि एन मुमकिन है अहमद भाई को पता ना हो, क्योंकि अहमद भाई ने और आप सब ने, अकेले अहमद भाई नहीं है, आप भी, आप बाकी भी शामिल है, आपको आपके इस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के क्लॉक रेट का अंदाजा नहीं होगा, क्योंकि आपको यही नहीं पता था कि क्लॉक रेट भी दुनिया में कोई चीज होती है। तो अभी अभी इंकशाफ हुआ ना। तो अमूमन अमूमन आप लोगों के, बल्कि पूरी दुनिया में जो हमारे लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स आते हैं, अगर आपने कोई स्पेसिफिकेशन खुद से अपग्रेड ना कराई हो तो बाय डिफॉल्ट या बिल्ट इन जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है उसका जो क्लॉक रेट होता है वो इतना होता है, 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। 1 गीगाबिट्स पर सेकंड। 1 गीगाबिट्स पर सेकंड से वो मजा नहीं आता जो 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड से आएगा। थोड़ी देर आप पहले आपको मैंने ये बात समझाई थी कि 1 गीगाबिट्स पर सेकंड 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड ही होता है। यानी आपका जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है या जो मेरा नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसका क्लॉक रेट 1 गीगाबिट्स पर सेकंड या 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड है। अब आप जरा सोचें अहमद भाई, 10 Mbps पे अच्छी स्पीड आ जाती है ना, यूट्यूब वगैरह सब सही चलता है, कोई भी वीडियो अपलोड डाउनलोड सब मुनासिब होता है, हम सेटिस्फाइड होते हैं इस अकाउंट से, बड़ा ठीक ठाक है घर में इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए। ऑनलाइन गेम्स भी ठीक चलती होंगी, खेलते हैं ना? थोड़ी देर पहले तो आपने हाथ नहीं खड़ा किया था, वेरी गुड। ये अजीम लोग हैं, मैं भी अजीम लोग हूँ, मैं भी खेलता हूँ, ठीक है जी। वैसे कौन कौन सी, आप भी कौन सी गेम्स ऑनलाइन में? पबजी,
काउंटर स्ट्राइक और वो कॉल ऑफ ड्यूटी वो भी खेल लेते हैं, ठीक है। बड़ी अच्छी गेम्स हैं ये, अभी आने लगा इनका इस्तेमाल गेम्स का, फिर आपको बताएंगे हम, ठीक है जी। अच्छा, इसका मतलब है सब शुरू कर दें, अच्छी बात है। यहाँ अगर ब्रेक हो और बाहर जाने का दिल ना चाह रहा हो आप लोगों का, अगर यहाँ ग्रुप मौजूद है, आप मिलके ऑनलाइन गेम खेलना चाहें, मोस्ट वेलकम, आप बिल्कुल खेल सकते हैं, आपको इजाजत है, ठीक है जी। मैं भी हुआ, मैं भी ज्वाइन कर लूंगा आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, अगले हफ्ते से इंशाल्लाह गेम खेल रहे हैं। अच्छा जी, तो 1000 एक, और ऑनलाइन वालों में से भी हमें कोई ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। 1000 मेगाबिट्स पर सेकंड, अब अंदाजा करें 10 मेगाबिट्स पर सेकंड वाला अहमद कितना खुश है, और वो जा कहां से, इसमें और इसमें पता है कितने गुना का फर्क है? 100 गुना, ऐसे ही है ना, एक होता है 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 100 गुना स्पीड, यानी अहमद का इंटरनेट 100 गुना तेज चल सकता है इससे। लेकिन उसकी मजबूरी क्या, यानी आपकी गाड़ी तो अगर 230 पे जा सकती है लेकिन मजबूरन चलानी 120 पे पड़ती है, ठीक है जी। तो अहमद की गाड़ी जा तो 1000 एमबीपीएस तक चलती है, लेकिन अहमद की मजबूरी है उसे किस स्पीड पे जाना पड़ता है? 10 एमबीपीएस। यानी अब अहमद का डेटा रेट क्या होगा ये बता दें? 10 एमबीपीएस। अहमद का डेटा रेट 10 एमबीपीएस होगा। अहमद का क्लॉक रेट तो 1000 एमबीपीएस है, लेकिन अहमद का डेटा रेट 10 एमबीपीएस होगा। और ये 10 एमबीपीएस की मजबूरी किस वजह से? क्योंकि बैंडविड्थ 10 एमबीपीएस है, क्योंकि डेटा रेट बैंडविड्थ के बराबर हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता। इसका मतलब है ये नंबर रोज हमारी जिंदगी में शामिल हैं और हम इन लिमिट्स के अंदर गुजारा कर रहे हैं, लेकिन पता आज लग गया कि ये चीज जो है ना वो इस तरीके से काम कर रही होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, अब बैंडविड्थ के अंदर कुछ काफी राजो न्याज छुपे हुए हैं, वो भी आपको बताता हूँ। बैंडविड्थ के अंदर की और कहानियां क्या है उन पे आता हूँ, लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको और सिखाता हूँ, ये आप में से अक्सर लोगों ने फेस की होगी। कुछ लोग तो इंटरनेट यूज कर रहे हैं, डाउनलोड हो रहा है, होता जा रहा है, ठीक है, आप कुछ ज्यादा सोचते नहीं उसके बारे में। कुछ लोग जिनकी दिलचस्पी हो तो वो कुछ नंबर्स पे उन्होंने नजर रखी होती है। मिसाल के तौर पे मैं एक नंबर आपके सामने लिख रहा हूँ। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था, ये मैं 1 मेगाबिट्स पर सेकंड की बात करने लगा। 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, 1 मेगा, ये मेगा को किलो, किलो को मेगा, और ये गीगा को मेगा में लिख सकते हैं ना, हम लिख सकते हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था ये कितना को होता है, इस तरह से 1000 क्या, बल्कि आप इसके आगे 6 जीरो लगाते हैं, ठीक है। और फिर मैंने कहा था ये, एक मिनट, बिट्स पर सेकंड, मैंने कहा था ये 3 जीरो हटा दो तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1000 किलो बिट्स पर सेकंड। और मैंने इससे पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि हम फिजिक्स और मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर लिख रहे हैं। हमारी ये जो सारी कहानी बाइनरी नंबर्स की है ना, अगर मैं इसको प्रिसाइजली लिखूं, पूरा पूरा लिखूं, तो ये 1000 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अगर मैं और ये ऐसा क्यों है, इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में आपको भी पता लग जाएगा। ये 1000 केबीपीएस एग्जैक्टली इतना नहीं होता, इससे थोड़ा सा ज्यादा है। ये होता है 1024 किलो बिट्स पर सेकेंड, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ी फाइन ट्यूनिंग। अब ऐसा क्यों है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको बड़े अच्छे तरीके से इसका पता लग जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, 1 एमबीपीएस एग्जैक्टली कितना होता है? 1024 किलो बिट्स पर सेकेंड, ये होता है केबीपीएस, ठीक है, सही है। 1 एमबीपीएस एग्जैक्टली इतना होता है। ये 1 एमबीपीएस वाला भाई है ना आपका, ये फेस करते होंगे ये चीज। आपका नाम क्या था? उस्मान भाई, ठीक है जी। तो उस्मान भाई 1 एमबीपीएस वाले यहाँ बैठे हुए हैं। आपको ये भी कह सकते हैं ना 1 एमबीपीएस वाले उस्मान भाई या 1024 केबीपीएस वाले उस्मान भाई, ऐसा ही है, बात तो एक ही है। अच्छा, जब ये डाउनलोड करते हैं ना इंटरनेट से कोई फाइल, तुम कोई ब्राउजर यूज करते होंगे, क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी, ओपरा, ये सब हैं, ठीक है जी, ब्रेव। जब आप ये जब डाउनलोड करते हैं ना किसी फाइल को, तो डाउनलोड करते हुए ना इनको डाउनलोडिंग स्पीड नजर आ रही होती है कोई 128 के बीपीएस के आसपास। उस्मान भाई ने बेशक इस पे ध्यान ना दिया हो, एन मुमकिन है कि उन्होंने इस पे ध्यान ना दिया, वो कह रहे मेरी जिंदगी वैसे ही अच्छी चल रही है, 1 एमबीपीएस से मेरा गुजारा हो रहा है, मैं जब डाउनलोड करता हूँ तो डाउनलोड हो जाता है, जब अपलोड करता हूँ तो वो भी हो जाता है। तो मैंने इन नंबर्स पे कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन इतना पता है कि जब फाइल डाउनलोड हो रही हो तो नंबर चल रहे होते हैं कुछ ना कुछ। तो अगर ये गौर करें ना तो इनको हो सकता है ये स्पीड नजर आती है। जिस बंदे, यानी 1 एमबीपीएस वाला बंदा, 1024 किलो बिट्स पर सेकंड वाला बंदा जब डाउनलोड करता है तो उसे ये नजर आता है 128 किलो, पैसे कितने के दे रहा है? 1024 किलो के,
मिल्क कितना रहा है 128 किलो, बड़ा खून जलता है, कहते हैं कितना जालिम है हमारा सर्विस पार्टनर, पैसे 1024 किलो के ले रहा है और सिर्फ 128 किलो आ रहा है, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं शिकायत करता हूं, फिर आप कहते हैं वैसे चल तो ठीक ही रहा है, रहने देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें कहानी क्या है, ठीक है, आप जितने पैसे दे रहे हैं आपको उतनी ही बैंडविड्थ मिल रही है। जरा गौर कीजिएगा आज के बाद, जब आप किसी ब्राउजर से डाउनलोड कर रहे होते हैं तो अमूमन ये जो के बाद बी लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, ये कैपिटल बी है, ऊपर वाला स्मॉल बी था। कैपिटल और स्मॉल बी में बड़ा फर्क होता है, यहां होता है स्मॉल बी रिप्रेजेंट करता है, स्मॉल बी रिप्रेजेंट करता है बिट्स को और कैपिटल बी रिप्रेजेंट करता है बाइट्स को। आपके जो ब्राउजर्स हैं अमूमन उनके यूनिट्स बिट्स पर सेकंड की बजाय बाइट्स पर सेकंड होते हैं। आप 1024 किलो बिट्स पर सेकंड को अगर 8 से तकसीम कर दें तो इसका जवाब 128 किलो बाइट्स पर सेकंड आता है। फर्क सिर्फ यूनिट्स का है, ठीक है। वही बात आप कहें पैसे में 60 सेकंड के दे रहा हूं, ठीक है, लेकिन उधर हमेशा एक लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, 1 मिनट, तो 60 सेकंड में और 1 मिनट में कोई फर्क नहीं है। लिहाजा 1024 किलो बिट्स पर सेकंड में और 128 किलो बाइट्स पर सेकंड में कोई फर्क नहीं है। कहानी सिर्फ यूनिट्स की है। भाई कोई ब्राउजर ऐसा भी हो सकता है जो आपको बिट्स पर सेकंड में ही दिखा देगा। अमूमन ऐसे लोग जो परेशान होते हैं ना, जो देख लेते हैं, जिनकी नजर पड़ जाती है, जो गौर कर लेते हैं, तो वो कहते हैं यार मुझे ना कोई डाउनलोड मैनेजर, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेना चाहिए, ठीक है। और हमने वैसे चीजें इंटरनेट से खरीदनी तो होती नहीं, हम जाते हैं क्रैक्स के ऊपर, की जनरेटर साथ ढूंढे सॉफ्टवेयर के और उसको क्रैक करके चला लें, ठीक है। आईडीएम इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर एक बड़ी मशहूर एप्लीकेशन है, एक बड़ा मशहूर सॉफ्टवेयर है, बहुत अच्छा डाउनलोड मैनेजर है। अक्सर लोग आईडीएम इंस्टॉल करके चलाते हैं, डाउनलोड शुरू करते हैं, तो वहां पे ना आईडीएम में, अब तो आईडीएम के भी जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें यूनिट्स भी आपको बाइट्स पर सेकंड में ही नजर आ रहे होते हैं, लेकिन कुछ पुराने वर्जन में एन मुमकिन है आपको बिट्स पर सेकंड में, यानी किसी दिन आपको अगर वो बिट्स पर सेकंड में नजर आ जाए, सपोज करें आईडीएम के यूनिट बिट्स पर सेकंड, पहली दफा जब आपको बिट्स पर सेकंड में यूनिट नजर आते हैं, आप कहते हैं आज पहली दफा बैंडविड्थ पूरी आई है, ये आईडीएम ने कमाल कर दिखाया। कोई सॉफ्टवेयर आपकी बैंडविड्थ बढ़ा नहीं सकता। बैंडविड्थ बढ़ेगी आईएसपी को पैसे देने से, उसका और कोई तरीका नहीं है। आईडीएम के फायदे बहुत हैं। आईडीएम का फायदा ये है डाउनलोड मैनेजर, ये मैनेज करता है। ये क्या करता है भाई, जितनी आपकी डाउनलोड स्पीड मैटर कर रही है ना, तो जहां से आप डाउनलोड कर रहे हैं वो अपलोड कर रहा है, उसकी अपलोड स्पीड भी उतनी मैटर करती है। आपकी डाउनलोड स्पीड अच्छी है, उसकी अपलोड स्पीड स्लो है, तो आपको फाइल देर से मिलेगी, आपकी डाउनलोड पे असर पड़ेगा, ठीक है। आईडीएम एक तो आपके लिए ना उस फाइल के अच्छे अच्छे सोर्सेज ढूंढता है इंटरनेट के ऊपर, ठीक है, जहां अपलोड स्पीड अच्छी मिल रही है उन्हें सेलेक्ट करता है। दूसरा वो एक और काम करता है, एक ही फाइल के मुख्तलिफ सेगमेंट्स को इकट्ठा, को 25% एक जगह से, 25 दूसरी, 25 तीसरी, 25 चौथी जगह से आपकी फाइल के सेगमेंट्स को पैरेलल डाउनलोडिंग कहते हैं, पैरेलल में डाउनलोड करना शुरू कर देता है। एंड रिजल्ट ये निकलता है कि वो आपकी फाइल जल्दी डाउनलोड हो जाती है, और अगर दरमियान में इंटरप्ट हो जाए तो वो जीरो से शुरू नहीं करता, जितना डाउनलोड हो गया रिमेनिंग को डाउनलोड कर देता है। आईडीएम के अपने फायदे हैं, बैंडविड्थ नहीं वो आपकी बढ़ा सकता, ठीक है। तो इसी तरह कहानी ये है। अच्छा, इसका आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है इंडस्ट्री में भी, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन के ना भी स्टैंडर्ड होते हैं। आपको आईएसओ का पता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, आईएसओ, ठीक है। और घी के डब्बे पे भी लिखा हुआ नजर आएगा आईएसओ सर्टिफाइड 9001 9002 स्टैंडर्ड सर्टिफाइड, साबुन पे भी लिखा हुआ नजर आएगा। जहां लिखा हो हमारा इत्मीनान बढ़ जाता है, ये अच्छी चीज होगी, स्टैंडर्ड की म्यारी चीज है, हम कहते हैं म्यारी चीज है। ये आईएसओ बहुत चीजों के स्टैंडर्ड बनाता है। कंपनीज ऑर्गेनाइजेशन में जो डॉक्यूमेंटेशन होती है ना, आईएसओ ने उसके भी मेयार बनाए हुए, उसके भी स्टैंडर्ड बनाए हुए। हमारी कॉर्विड की जो डॉक्यूमेंटेशन है, हमारे दूसरे डिपार्टमेंट की, जहां पे हम वो प्रोजेक्ट्स करते हैं, नेटवर्क सर्विसेज जहां पे हम दे रहे होते हैं, तो वहां पे उनकी डॉक्यूमेंटेशन सर्टिफाइड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, उसमें एक एक चीज डिफाइन होती है कि आपने किस चीज को कैसे, आप डॉक्यूमेंट का वर्जन कैसे अपडेट करेंगे, फॉन्ट्स कैसे होगा, हेडर फुटर में क्या होना चाहिए, तो प्रॉपर्ली फॉलो किया जाता है। अब स्टैंडर्ड के मुताबिक स्मॉल बी इज फॉर बिट्स एंड कैपिटल बी इज फॉर बाइट्स। एक लेट से आप लोगों की जॉब हो जाती है किसी आईएसपी में, आप कोई टेक्निकल मैनेजर टाइप बन जाते हैं और थोड़ी सी मार्केटिंग भी आपके जिम्मे होती है।
मार्केटिंग वाले लोगों को आमतौर पे इतना ज्यादा पता नहीं होता, जिन्होंने को ब्रोशर वगैरह छपाने होते हैं वो कहते हैं कलरफुल सा हो, लोगों को अट्रैक्ट करे, ठीक है, चीजों को बोल्ड करके लिखा जाए, ठीक है। तो आपने ना वो 1 MBPS का एक पैकेज देना था, 1 मेगा बिट्स पर सेकेंड का। तो आपका वो जो बंदा है मार्केटिंग वाला, वो जो ब्रोशर बनवाता है, तो वो ग्राफिक डिजाइनर ये काम कोई कर रहा होगा, अब उसको क्या पता, वो लिख देगा जी 1 MBPS आपको मिलेगा लेट से 500 रुपए में, PKR, ये छाप दिया उसने इस तरीके, 500 में 1 मेगाबिट। आप बता आपको कितना बिल पड़ा जी इंटरनेट का महीने का? फ्री? आप नहीं देते, आप दिए ही नहीं कभी, कोई दे रहा, हाँ ठीक है, तो वो इतना महंगा खैर नहीं होगा, ठीक है जी। तो ये बड़ी अच्छी बात, मैंने कहा मुफ्त में तो नहीं मिलना शुरू हो गया आपके लिए तो मुफ्त हुआ ना, ठीक है। तो बहरहाल 500 रुपए मैं कहता हूँ जी। अब आपने पता है टेक्निकली किया क्या है, अगर मैं हूं तो मैं तो कंज्यूमर कोर्ट में भी लेके जा सकता हूँ और बिल्कुल आप मुकदमा जीत जाएंगे, ठीक है। वो कैसे? मैं कहूंगा तुमने मुझे कहा था 500 रुपए में 1 मेगाबाइट्स पर सेकेंड, आपने ना चाहते हुए और अनजाने में 8 गुना ज्यादा बैंडविड्थ कमिट कर लिए कस्टमर से। अब कस्टमर को ना पता हो तो वो अलग बात है, जो कि नहीं पता होता, ठीक है। आपने ये गलती कभी नहीं करनी जब आप किसी ऐसी पोजीशन पे आए, आपका जब कोई ग्राफिक डिजाइनर इस तरह का ब्रोशर बनाए तो आपने उसे मना करना कि कोई गलत लिख दिया आपने, ये बी छोटा करो, ठीक है। स्मॉल लेटर्स के अंदर लोअर केस में लिखो, ये बाइट्स पर सेकंड, हम 1 मेगाबाइट्स पर सेकंड नहीं दे रहे, 1 मेगाबिट्स पर सेकंड देना है, तो बी छोटा होना चाहिए। और आपके लिए तो इम्तिहान है आगे, बहुत सारे इम्तिहानों में कैलकुलेशंस हैं, सवाल बिट्स पर सेकंड के लिहाज से थोड़ा आपने बाइट्स पर सेकंड के लिहाज से कर दिया, बाइट्स के लिहाज से थोड़ा आपने बिट्स के लिहाज से कर लिए, सारी कैलकुलेशन गलत हो जाएगी। अच्छा, अब कम से कम ये शुरू हो गया है कि ये बीपीएस की बजाय ना ऐसी सिचुएशन में पूरा लिख दिया जाता है बिट्स पर सेकंड या बाइट्स पर सेकंड, ताकि लोगों को ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है जी। तो इस तरह से अब प्रॉपर लिखना इसी तरह ही बेहतर है, ताकि कोई शक शुबा रही ना, बीपीएस की बजाय पूरा बिट्स पर सेकंड या बाइट पर सेकंड लिखना ज्यादा बेहतर है। अच्छा जनाब, अब बैंडविड्थ के मैंने कहा था कुछ थोड़े से आपको राज और अभी बताते हैं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू शुरू होने लगी अभी फिर से, जाग जाए, बड़ा मुश्किल है वैसे तो इस वक्त, थकना, आदत नहीं होती हमें इतनी देर कंसेक्यूटिव को बातें सुनने की, लेकिन आदत पड़ जाएगी। और एक और बात मैंने आपको कहा था, ये पहले 2 हफ्ते सबसे मुश्किल पता है क्यों है? इसमें लैब्स नहीं, आपको थ्योरियां और कॉन्सेप्ट ही सुनते रहना, ये बड़ा ही मुश्किल काम है। जब लैब शुरू हो जाती है ना तो उसमें वक्त का पता ही नहीं लगता। मैंने एक टास्क कराया, फिर आपको टाइम दिया, आप कर लें, ठीक है, आप साथ में कर रहे हैं, गलतियां हो रही हैं, आप पूछ रहे हैं, तो इसमें वक्त का ज्यादा पता नहीं लगता, इसमें पता लगता है। लेकिन ये ऐसा, ये कुछ बस 2 हफ्ते तक है, उसके बाद मैं आपको बार बार तसल्ली दे रहा हूँ, हौसला रखें, 6 महीने ऐसे गुजरने वाले नहीं है, आगे आसानियां हैं, ठीक है जी। तो बहरहाल जी, जरा बैंडविड्थ के बारे में थोड़ी सी बातचीत और करते हैं। जब आप किसी आईएसपी से बैंडविड्थ का पैकेज लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, विजिट करते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है जी, तो बैंडविड्थ में सबसे पहले जो एक चीज आपको डिस्कस करनी चाहिए आईएसपी के साथ, वो ये है, एक बैंडविड्थ होती है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक, और एक होती है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और कुछ चीजें इंटरव्यू और एग्जाम के लिहाज से अहम होती, समझ तो गए होंगे आप, ठीक है। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बैंडविड्थ सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। अब इनका फर्क क्या है? अगेन मोटरवे, शुक्र है मोटरवे है, वरना तो समझनी मुश्किल, समझ ही कुछ नहीं आती थी हो क्या रहा है, ठीक है। अच्छा, लाहौर से इस्लामाबाद जाना है जी, और इस्लामाबाद से जाहिर है वापस भी आना है, ठीक है। तो एक साइड आपको पता है लाहौर से इस्लामाबाद जाने वालों के लिए, और एक साइड वहां से वापस आने वालों के लिए, दोनों तरफ स्पीड लिमिट के बोर्ड लगे होते हैं ना, दोनों तरफ लगे होते हैं भाई। अगर इधर बोर्ड लगा हुआ है 120 किलोमीटर पर आवर वाला, और दूसरी तरफ भी बोर्ड लगा हुआ है 120, यानी जाने वाले जा भी 120 पे रहे और आने वाले आ भी, ये मोटरवे की कैपेसिटी होती है ना, कैपेसिटी को हम बैंडविड्थ कहते हैं ना। अगर तो ऐसे है कि जाने वालों की भी कैपेसिटी 120 और आने वालों की कैपेसिटी भी 120, तो इसको हम कहेंगे ये सिमेट्रिक बैंडविड्थ है। लाहौर से इस्लामाबाद जाना हमारे केस में अपलोड है, और इस्लामाबाद से कोई चीज लाहौर आ रही है तो वो हमारे लिए डाउनलोड है, ठीक है जी। इंटरनेट की तरह उस भाई को बहुत मजा आया, ठीक है जी, वेरी गुड, सबसे ज्यादा इसको अच्छा लगा है, ठीक है। अपलोड और
खुश रहें इसी तरीके से, ऐसे ही वक्त कटना है अपलोड और डाउनलोड, ठीक है जी। तो इसका मतलब है अगर आपकी अपलोड और डाउनलोड की कैपेसिटी या स्पीड सेम है तो ऐसी बैंडविड्थ जो है उसको हम सिमेट्री कहते हैं। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि आप आने वाले इस्लामाबाद से लाहौर आने वाले तो 120 पे आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ लाहौर से इस्लामाबाद जाने वाले जो हैं उनके लिए स्पीड कहीं 90 किलोमीटर पर आर की गई है। अक्सर जब मोटरवे पे कहीं ना कहीं रिपेयर का काम चल रहा होता है तो एक दो लेन्स को बंद करके तो बाकी एक आधी लेन खुली होती है, तो वहां पे उस वक्त स्पीड को कम कर दिया जाता है। यानी अगर जाने और आने की स्पीड सेम ना हो तो उस वक्त हम क्या कहेंगे, ये बैंडविड्थ एसिमेट्रिक है। यानी अपलोड और डाउनलोड अगर सेम ना हो तो एसिमेट्रिक। पीटीसीएल ने आप लोगों के साथ इतना अरसा जो किया है आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीक है जी। ये तो अभी पीटीसीएल का ये जो फाइबर टू द होम एफटीटीएच आपके घर में अभी कुछ अरसा पहले फ्लैश फाइबर है ना पीटीसीएल की प्रोडक्ट का नाम, जो आपके घरों तक आपको फाइबर देती है, ये अभी रिसेंटली आना शुरू। और बहुत सारे लोगों ने अभी तक फ्लैश फाइबर नहीं लगवाई होगी, वो पुराने कॉपर वाले पे बैठे होंगे। अगर आप उस पे बैठे हुए अभी तक तो आपको बता दूं आपकी बैंडविड्थ एसिमेट्रिक होती है, ठीक है। यानी अपलोड और डाउनलोड सेम नहीं है। आपके साथ हो ये रहा होता है कि किसी का अगर 4 या 8 या 15 एमबीपीएस का पैकेज है ना, 8 एमबीपीएस कर लें तो आपकी डाउनलोड जो है वो 8 एमबीपीएस होगी और अपलोड जो है वो ओनली 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है जी। डाउनलोड 8 एमबीपीएस, इसको दुख ज्यादा हो गया भाई को, 8 मेगाबिट्स पर सेकेंड, और अपलोड जो है वो 1 मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है। और ऐसा ही है, आप जब 4 से 8 पे भी गए तो आपकी अपलोड जो है वो 1 एमबीपीएस थी, जब आप 16 पे भी गए तो अपलोड 1 एमबीपीएस। बताया आपको वो स्पीड जाती है जो ज्यादा होती है डाउनलोड स्पीड, ठीक है जी। अक्सर जो घरों में होम यूजर है ना उनको आमतौर पे अपलोड पे ज्यादा पहले जमाने में फर्क पड़ भी नहीं रहा होता था, ज्यादातर चीजें आप डाउनलोड ही कर रहे होते थे, अपलोड कम ही हो रहा होता था। लेकिन पिछले कुछ अरसे में अब ऐसी एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम जितना डाउनलोड कर रहे हैं उतना हमें अपलोड भी करना है। जैसे मैं अगर ऑनलाइन क्लास की बात करूं, ठीक है, मेरे केस में अब आप बताएं क्या चीज मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए अपलोड बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे कैमरा की भी अगर आउटपुट जा रही है, जो कि आज नहीं जा रही, ये स्क्रीन है, मेरी आवाज है, ठीक है जी, और ये सारे ग्राफिक्स भी जा रहे हैं, मेरी आवाज भी जा रही है, टेक्स्ट भी जा रहा है, ठीक है, तो मेरे लिए अपलोड स्पीड बड़ी मैटर है, और जो लोग देख रहे हैं उनके लिए डाउनलोड। और अगर हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इंटरेक्टिव सेशन करना हो, उनका भी कैमरा ऑन है, मेरा भी है, तो हम दोनों की अपलोड और डाउनलोड दोनों स्पीडें बड़ी अहम, ठीक है जी। आप लोगों ने अगर ऑनलाइन गेम खेलनी है उसमें अपलोड और डाउनलोड दोनों मैटर कर रही होती है। यूट्यूब, अगर आप यूट्यूबर हैं तो आपको वीडियो अपलोड करनी है, आपके लिए अपलोड स्पीड ज्यादा अहम है, और अगर आप यूट्यूब की वीडियो देख रहे हैं तो देखने वाले के लिए डाउनलोड की स्पीड मैटर कर रही है। आज जो एप्लीकेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अपलोड डाउनलोड दोनों की अहमियत है। तो हमें कौन सी बैंडविड्थ सूट करेगी? सिमेट्रिक। पीटीसीएल का ये जो फाइबर टू द होम एफटीटीएच टेक्नोलॉजी, जो कि फ्लैश फाइबर के नाम से है, जब से वो इन्होंने इंस्टॉल करनी शुरू की है, 10 एमबीपीएस, 20 एमबीपीएस, 50 और 100 के जो पैकेजेस हैं इसमें सिमेट्रिक बैंडविड्थ है। और इनके जो कंपेटिटर्स हैं उन्होंने इनसे काफी अरसा पहले की सिमेट्रिक बैंडविड्थ देना शुरू कर दी हुई है। तो अब ज्यादातर आप लोगों को सिमेट्रिक पैकेज ही मिल रहे होते हैं, ठीक है, और हमारे लिए अब वही इंपॉर्टेंट है। तो एक सवाल तो मैं अपने आईएसपी से करना चाहिए, ये बैंडविड्थ सिमेट्रिक है जो आप मुझे इतनी कॉस्ट में दे रहे हैं या एसिमेट्रिक है? दूसरा सवाल, दूसरी ऑप्शन, बैंडविड्थ में अब एक और साइंस है इसके अलावा भी। सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक का फैसला हो गया, सौदेबाजी है ना, सौदा खरीद रहे हैं आप, तो इसमें सिमेट्रिक बैंडविड्थ या एसिमेट्रिक। अगली ऑप्शन बैंडविड्थ के हवाले से क्या है? अब आईएसपी आपको कहेगा ये जो मैं बैंडविड्थ ऑफर कर रहा हूं अपने कस्टमर के लिए, एक बैंडविड्थ है शेयर्ड, ठीक है जी, और एक बैंडविड्थ है जिसका टेक्निकल नाम CIR, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। बैंडविड्थ या तो शेयर्ड होती है या CIR होती है, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट को डेडिकेटेड बैंडविड्थ भी कहा जाता है। एक बैंडविड्थ शेयर्ड है और दूसरी बैंडविड्थ CIR या कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, जिसको डेडिकेटेड बैंडविड्थ भी कहते हैं। बैंडविड्थ या तो शेयर्ड होगी या फिर
CIR बैंडविड्थ या तो शेयर्ड होगी या फिर CIR। CIR का मतलब कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, सादा लफ्जों में इसको डेडिकेटेड बैंडविड्थ भी कहते हैं। डेडिकेटेड बैंडविड्थ, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट, डेडिकेटेड बैंडविड्थ या कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। अब इनमें क्या फर्क होता है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, शेयर्ड बैंडविड्थ में और डेडिकेटेड बैंडविड्थ के अंदर। शेयर्ड बैंडविड्थ पे पहले बात कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे, अच्छा आम तौर पे ना जो आप घर में इंटरनेट लगवाते हैं या दफातर में भी, बाय डिफॉल्ट वो बैंडविड्थ शेयर्ड ही होती है। बाय डिफॉल्ट वो बैंडविड्थ शेयर्ड ही होती है। इसमें किया यह जाता है, आईएसपी ना एक अंदाजा लगाता है कि मिसाल के तौर पे ये जो इलाका है या जो मोहल्ला है इसमें मेरे को 10 कस्टमर्स हैं। कितने जी? 10। हर कस्टमर जो है वो 1 मेगाबिट्स पर सेकंड वाला है, 1 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी उस्मान भाई जैसे 10 कस्टमर, उस्मान भाई जैसे 10 कस्टमर, ठीक है जी। तो उस इलाके में है। टोटल बैंडविड्थ आपको कितनी चाहिए जी? टोटल बैंडविड्थ आपको इनके लिए चाहिए 10 मेगाबिट्स पर सेकंड, यानी आईएसपी के पास अगर 10 मेगाबिट्स पर सेकंड की बैंडविड्थ है और वो 10 लोगों में अगर शेयर कर देता है तो हर एक के हिस्से में 1 मेगाबिट्स पर सेकंड आएगा। आईएसपी कहते हैं यार यहाँ पे ना पैसे बचाते हैं थोड़े से, और वो जो पैसे बचाता है उसका हिसाब को भी देता है, ठीक है जी। तो वो कहता है मैंने सर्वे करके देखा कि इस इलाके में ना ये 10 में से अमूमन 7 लोग ही इकट्ठे ऑनलाइन होते हैं। दिन के बहुत कोई पीक आवर्स ऐसे होते हैं जिनमें ये इनमें कुछ 7 से 8 या 9 तक लोग चले जाते हैं, लेकिन अमूमन 7 लोग जो है ना वो इकट्ठे इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वो कहता है अगर 7 लोग इनमें एक्टिवली इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुझे बैकएंड के ऊपर 10 एमबीपीएस तो नहीं 7 एमबीपीएस चाहिए। वो कहता है जरा थोड़ा सा हाथ खुला रखते हैं, थोड़ा सा रिस्क भी कवर कर लेते हैं। वो कहता है मैं बैकएंड के ऊपर ना बैंडविड्थ रखता हूँ 8 एमबीपीएस, 8 मेगाबिट्स पर सेकंड, ठीक है। अब क्या होगा, पहला बंदा आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, सबको 1 एमबीपीएस मिलता चला जा रहा है। 8 पूरे हो गए, ठीक है, तो आपको सबके हिस्से में 1 एमबीपीएस। लेकिन कभी 9वां बंदा आ गया या 10वां भी आ, 10 के 10 इकट्ठे एक्टिव हो गए, तो अब हर बंदे को कितनी बैंडविड्थ मिल रही होगी? 0.8 एमबीपीएस। अब 1 एमबीपीएस में और 0.8 एमबीपीएस में कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता, दोनों ही अच्छी बैंडविड्थ नहीं है, टेक्निकली कम ही है ना। तो 0.8 और 1 एमबीपीएस में कोई बहुत ज्यादा फर्क महसूस आपको 19-20 वाली बात है, ठीक है जी। या कभी 0.8 मिल जाएगी या 0.9 मिल जाएगी, ठीक है, या आपको पूरी 1 एमबीपीएस मिल रही होगी। इसमें आईएसपी का ना आपसे वादा ही होता है, वो कहता है तकरीबन महीने की एवरेज आपकी ना वो 1 एमबीपीएस के करीब करीब तक बस पहुंच जाएगी, ठीक है। हर वक्त आपको 1 एमबीपीएस पूरा नहीं मिल रहा होगा। हम कहेंगे जो थोड़ा सा कंप्रोमाइज हम कर रहे हैं, इसका आपको फायदा यह है कि ये पैकेज हमेशा सस्ते होते हैं। शेयर्ड बैंडविड्थ वाले पैकेज हमेशा सस्ते होते हैं। लेकिन आप में से अगर कोई बंदा कहे नहीं मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, लैपटॉप महीना नहीं मैंने चलाया, इंटरनेट का मैं वो जो मॉडेम है वही अगर पावर ऑफ कर दूं, मेरे लिए तब भी 1 एमबीपीएस पूरा डेडिकेटेड होना चाहिए, एक बिट भी कम ना हो, पूरा मुझे 1 एमबीपीएस हर वक्त मेरे लिए अवेलेबल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? CIR, कमिटेड इंफॉर्मेशन रेट। इस पे आईएसपी कहेगा 100 बिस्मिल्लाह, आप ही का तो इंतजार था, आपसे, आप जैसे लोगों की हमें बहुत अच्छी जरूरत है। वो कहेगा अगर आप बैंडविड्थ नहीं शेयर करेंगे दूसरों के साथ तो हम पैसे भी शेयर नहीं करेंगे। CIR वाला बैंडविड्थ का पैकेज आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा। इसका कोई स्टैंडर्ड रेट है नहीं कि मैं आपको बता सकूं। सामने नेक्स्ट लिंक्स डेडिकेटेड का कुछ और चार्ज कर रहा है, पीटीसीएल कुछ और चार्ज करेगा, फाइबर लिंक कुछ और चार्ज करेगा। पीटीसीएल कितना ले रहा है पर 1 एमबीपीएस? 10 एमबी का, 10 एमबी डेडिकेटेड का। ये मैं मेरे लिए मानना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन चले कह रहा होगा वो, ठीक है, ठीक है। भाई भाई कह रहे मेरे पास खबर है फाइबर पे ले रहा है, ठीक है। तो भाई ने एक रेट हमें बताया, वो कह रहा है जी 10 एमबीपीएस के लिए वो 1500 रुपया ले रहा है, ठीक है, मान लेते हैं, सही है, ठीक है। जो भी रेट है शेयर्ड वाले से ज्यादा होगा, शेयर्ड वाले से डेडिकेटेड में पैसे आपको ज्यादा देने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा आप सवाल जरा सुन लें। आप कहेंगे सर ये कोई जिद होती है, जिस तरह मैंने तो जिद की बात की, मैं सो रहा हूं, जाग रहा हूं, बस मुझे मेरे लिए 1 एमबीपीएस जो है वो डेडिकेटेड होना चाहिए, कुछ जिद की बात है या इसका कोई फायदा भी होता है? किसको चाहिए होती है डेडिकेटेड बैंडविड्थ की जरूरत, किसे और क्यों पेश आती है, ठीक है। एक तो
होम यूजर जो घरेलू इंटरनेट सार्फिन है उन्हें इसकी कोई खास जरूरत तो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर कोई कमर्शियल नेटवर्क के अंदर आप कोई कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे घर भी कर रहे हैं, तब आपको जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। मैं जरा आपको मिसाल से समझाता हूँ कि डेडिकेटेड बैंडविड्थ से आप कैसे फायदा उठा सकते हैं। मिसाल के तौर पे फिर एग्जांपल, शुक्र है मोटरवे है, ना होता तो पता नहीं मेरा और आपका क्या होना था। लाहौर और इस्लामाबाद, अगेन एक दफा फिर से, लाहौर और इस्लामाबाद दरमियान में मोटरवे का M2, ठीक है। देखिए जी, मैंने लेट से लाहौर से इस्लामाबाद जाना है और इस्लामाबाद में मुझे 1-2 घंटे का सेमिनार करना है या क्लास पढ़ानी है, ठीक है जी। तो 2 घंटे मुझे इस्लामाबाद में एक क्लास पढ़ानी है और उसके बाद मुझे दोबारा इस्लामाबाद से लाहौर वापस भी आना है, ठीक है जी। हमें से अक्सर लोग कहेंगे सर रह ही ले, वहां गए हुए हैं तो, ठीक है, आगे मरी शरी का भी चक्कर लगाए, ठीक है, इतनी क्या जल्दी पड़ी हुई है। तो ऐसे ही है जी, हम अक्सर ये काम करते हैं और जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा ये कुछ भी होता रहा है, ठीक है। लेकिन बहरहाल यहाँ पे लाहौर से इस्लामाबाद जाने में अमूमन मोटरवे पे लोगों को 4 घंटे लगते हैं। अगर आप जल्दी जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आप गाड़ी तेज चलाएं, रास्ते में ना रुकें, ठीक है जी। और वापस आने के लिए भी मैं कहता हूँ लेट से मुझे 4 घंटे दरकार है। लाहौर जाना, लाहौर से इस्लामाबाद जाना, इस्लामाबाद से वापस आना। एक टर्म है राउंड ट्रिप टाइम, राउंड ट्रिप टाइम, इसको RTT कहा जाता है, RTT, राउंड ट्रिप टाइम। और मजीद इसको आसान लफ्जों में लिखें तो इसके लिए टर्म यूज होती है लेटेंसी, राउंड ट्रिप टाइम या लेटेंसी, राउंड ट्रिप टाइम या लेटेंसी। हमने कोई ऑनलाइन टिकट बुक करनी हो ना, ट्रेन की, बस की, जहाज की, तो वहां पे होता है वन वे और राउंड ट्रिप, ठीक है। और जहाज के केस में एक और भी मल्टी सिटी मल्टी स्टॉप की ऑप्शन होती है, लेकिन अमूमन राउंड ट्रिप और वन वे। तो अगर आपसे ये पूछा जाए राउंड ट्रिप टाइम, मेरे इस ट्रिप का राउंड ट्रिप टाइम क्या होगा, आपको क्या लगता है? अक्सर होंगे आने जाने का वक्त, आने जाने का, लोग कहेंगे 4 घंटे जाने में तो 4 आने में, तो आपका राउंड ट्रिप टाइम जो है वो 8 घंटे। लोग समझते हैं जो आपने सफर किया है उस लेन के ऊपर वो आपका राउंड ट्रिप टाइम होगा, एक अपना ज़हन ये कहता है। तो 8 घंटे आपका राउंड ट्रिप टाइम है। लेकिन राउंड ट्रिप टाइम की हमारी ये डेफिनेशन नहीं है। राउंड ट्रिप टाइम 3 टाइम लेंथ्स को इकट्ठा करने पे निकलता है। 3 टाइम लेंथ, जाने का वक्त जमा जितना टाइम आपने डेस्टिनेशन पे गुजारा है, ठीक है जी। तो 2 घंटे अगर यहां मैंने कोई सेमिनार या क्लास पढ़ाई है तो वो 2 घंटे जमा वापसी का टाइम, ठीक है जी, ठीक है। तो जाना, अच्छा हमारे, हम जाके क्लास पढ़ा रहे हैं ना, हमारे डेटा ने क्लास पढ़ाने तो नहीं जाना, हमारे डेटा ने डेस्टिनेशन पे पहुंच के प्रोसेस होना है, तो प्रोसेसिंग डिले, इसको टारगेट प्रोसेसिंग डिले या डेस्टिनेशन प्रोसेसिंग डिले कहा जाता है। जाने का वक्त, डेस्टिनेशन पे प्रोसेस होने का वक्त, जमा वापसी का टाइम, ठीक है जी। तो जाने का टाइम जमा टारगेट पे जितना टाइम भी, टारगेट प्रोसेसिंग डिले जमा वापसी का टाइम, ठीक है। इनको ऐड कर लेंगे तो ये कितना बनेगा? 10 घंटे, ये बनेगा 10 घंटे। मेरे इस ट्रिप का RTT क्या है? 10 आवर्स। लेटेंसी कितनी है? 10 आवर्स। लेटेंसी और RTT सेम चीज होती है, याद रखना है। तो ये निकली है जनाब 10 घंटे। अब मेरा एक आपसे सवाल है, अगर मैं लाहौर से इस्लामाबाद इसी तरह के 10 चक्कर लगाऊं तो क्या हर दफा मेरा RTT इतना ही निकलेगा? नहीं। यहां जो 2 घंटे की मैंने क्लास पढ़ानी है ये तो समझ लें मैं 2 घंटे, वैसे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है जी, क्लास कभी जल्दी भी टॉपिक खत्म हो सकता है कभी, लेकिन इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होगा। मेन डिफरेंस जाने और आने के टाइम पे होगा। जाने और आने का जो वक्त है ये वेरी कर सकता है, जिसकी वजह से मेरा RTT वेरी करेगा, करेगा, ठीक है जी, कर सकना भी नहीं, डेफिनेटली करेगा। अच्छा, मेरे इस RTT वेरी करने की जो वजह है, जाने और आने की वजह ना, तो जाने और आने में ऐसा क्या होगा कि मुझे कभी ज्यादा टाइम लगेगा और कभी कम? वो कौन सा ऐसा पैरामीटर है जो इस टाइम को सेम नहीं होने देता? ट्रैफिक का लोड, ट्रैफिक का लोड। स्पीड मेरे बस में है, मैं अपनी गाड़ी अपनी अगर मैं 120 पे चलाना चाहूं तो मैं उसको चला, क्रूज लगा लें, अब तो गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल है, आप 120 पे क्रूज सेट करके चला लें, ठीक है। अच्छा, जो आप में से कितने लोगों ने क्रूज कंट्रोल के साथ गाड़ी ड्राइव की हुई है? क्रूज कम ही लोग हैं जी, ठीक है। यानी ये मिसाल भी कुछ लोगों को महसूस कम लोग कर सकते हैं, ठीक है। क्रूज टूटता कैसे है? जब आगे ब्रेक लगानी हो, बड़ा गुस्सा चढ़ता है उस वक्त,
दिल करता है ये सामने वाले को उड़ा दे बंदा, ठीक है जी, आपका सारा क्रूज खराब कर दे, फिर दोबारा से आपको सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो सामने बंदा आ जाता है इसी को कहेंगे ना ट्रैफिक का लोड, वरना तो ब्रेक हमें नहीं लगानी पड़ेगी, क्रूज नहीं टूटेगा हमारा, ठीक है। तो ये जो ट्रैफिक का लोड है ना, ये सबसे बड़ा एलिमेंट ये है, ये कभी ज्यादा होता है और कभी कम होता है और हमारे बस में भी नहीं है। रास्ते में रुकना ये तो हमारे बस में है, खुद रुकेंगे अपनी मर्जी से, वैसे तो नहीं रुकेंगे, लेकिन कुछ चीजें हमारे बस में नहीं, उनमें से एक सबसे बड़ा पैरामीटर ट्रैफिक का लोड है। गाड़ी पंक्चर हो जाए वो हर दफा तो नहीं होती, ठीक है जी। तो ट्रैफिक का लोड सबसे बड़ा पैरामीटर है यहाँ पे, ठीक है। मैं ये आरटीटी का ज्यादा होना अच्छी बात है या कम? कम। लेटेंसी कम से कम होनी, ये जितना कम हो उतना अच्छा, ही नहीं मेरा आन जान जल्दी हो जाए तो अच्छी बात होगी। आरटीटी जो है वो कम से कम होना अच्छी बात है। हमारा मिशन है जी आरटीटी को कम करना, हमारा मिशन है आरटीटी कम से कम हो। तो मुझे बताएं आरटीटी पे असरअंदाज होने वाला सबसे बड़ा पैरामीटर क्या है? ट्रैफिक का लोड, ट्रैफिक का लोड। अब इस ट्रैफिक के लोड से कैसे निपटा जाए, इस ट्रैफिक के लोड से कैसे निपटा जाए, उसका एक हल सबसे पहले ये है, जब आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद जा रहे हैं या वापस आ रहे हैं, कितनी लेन्स हैं? 3, ठीक है, 3 जाने के लिए और 3 आने के लिए। आप कहते हैं टोल प्लाजा पे खड़े होके, आप कहते हैं यार ये तुम्हारे एक टोल प्लाजा की जो एक लेन है आपकी मोटरवे की, इस पे ये 4 घंटों में कितनी गाड़ियां गुजर, पूरे दिन नहीं, आप कहते हैं 4 घंटों में कितनी गाड़ियां गुजरती हैं, वो कहेगा इतने हजार या इतने लाख गाड़ी जाती है। कितना रेवेन्यू इकट्ठा होगा, वो कहेगा इतने करोड़, ठीक है। आप कहते हैं यार मैंने ना एक पूरी लेन मेरे लिए डेडिकेट कर दो, जब तक मैं लाहौर से इस्लामाबाद नहीं ना चले जाता किसी और ने उस लेन में नहीं आना, मसला ही कोई नहीं, कर देते हैं, इतने करोड़ बनता है 4 घंटों का, आप दे दें, आपके अलावा नहीं आएगा कोई उस लाइन में। अगर आप पूरी लेन अपने लिए डेडिकेट कर लेते हैं तो जो ट्रैफिक के लोड वाला मसला था वो खत्म हो जाएगा आपके लिए, और आपका आरटीटी कम हो जाएगा, यानी बेहतर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, और आपका आना जाना जो है वो जल्दी हो जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कीमत अदा करनी पड़ेगी, काफी भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो लोड हम यानी कि डेडिकेटेड की तरफ क्यों जाते हैं? ट्रैफिक का लोड अवॉइड करने के लिए, ताकि वो ना, और उससे क्या हासिल होगा? आरटीटी कम हो जाएगा, लेटेंसी कम हो जाएगी। अच्छा, आप कहेंगे सर कोई सस्ता सोल्यूशन नहीं है, इसका इससे बड़ा सोल्यूशन, इसका इससे बेहतर सोल्यूशन मौजूद है। अगर हम यूं भी कर लें, लोड से ही निपटना है ना, अगर मोटरवे की लेन 3 से 6 कर दी जाए, अब भी तो फर्क पड़ेगा ना, हर लेन में ट्रैफिक का लोड पहले से कम हो जाएगा। तो इसका दूसरा और सस्ता सोल्यूशन ये होता है बैंडविड्थ बढ़ा लें, बैंडविड्थ शेड ही रहने दें लेकिन ज्यादा कर लें। एक सोल्यूशन है डेडिकेटेड पे चले जाएं, एक सोल्यूशन है शेड बैंडविड्थ में ही रहें लेकिन बैंडविड्थ को ज्यादा कर लें, उससे भी आपका लोड कम हो जाएगा। ये सस्ता और वो सोल्यूशन है जो आज के दौर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज हम डेडिकेटेड बैंडविड्थ की बजाय शेड लेकिन ज्यादा बैंडविड्थ खरीदने को प्रेफर करते हैं। हम कहते हैं 10 MBPS की बजाय ना 20 पे चले जाओ, 30 पे चले जाओ, 50 पे चले जाओ, लेकिन वो रहेगी शेड बैंडविड्थ हो और ज्यादा हो, उससे भी आपका आरटीटी रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि ट्रैफिक का लोड आपके रास्ते में कम होगा। बैंडविड्थ जो बढ़ गई है, उतना ही लोड पहले कम बैंडविड्थ भी था, उतना ही अब ज्यादा के ऊपर है, तो आपका आरटीटी उससे इंप्रूव होता है। तो हम असल में अपना आरटीटी इंप्रूव करना चाहते हैं। अब मैं इसकी और मिसालें दे कि आरटीटी इंप्रूव करने से क्या हो जाएगा, लेटेंसी कम होने से प्रैक्टिकली क्या फायदा होता है वो समझाता हूं। हमारी बहुत सारी एप्लीकेशन हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेट्स से हम अपने आईडी कार्ड्स वगैरह के लिए किस अथॉरिटी के पास जाते हैं? नादरा। नादरा के मुख्तलिफ सहूलत सेंटर्स जगह जगह पे बने हुए हैं, ठीक है, जहां पे हम जाते हैं अपने आईडी कार्ड बनवाने के लिए, ठीक है। तो लेट से आप एक सहूलत सेंटर में गए, वहां पे सामने एक बंदा बैठा हुआ है एक टेबल पे, स्क्रीन उसके सामने, आप उसके पास जाते हैं, जाके या वो आपको इज्जत से बिठा लेंगे या खड़ा किया होगा, आपको साइड पे डिपेंड करता है वो कैसा सेंटर है। कोई एग्जेक्टिव है तो शायद आपको बैठने की वो इजाजत दे दें। तो वो आपसे आपके पेरेंट्स के आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन, किसी और फैमिली मेंबर के आईडी कार्ड की इंफॉर्मेशन लेगा ताकि आपका फैमिली ट्री ओपन किया जाए और उसमें आपको भी शामिल कर लिया जाए, आपको भी उस फैमिली का हिस्सा बना के आपके आईडी कार्ड की डिटेल्स वहां पे ऐड की जाए। तो इन्होंने ना ये वो जो उस बंदे के सामने सिस्टम पड़ा होगा, तो जितने भी करोड़ों पाकिस्तानी हैं उन सब की डेटाबेस, उन सब का रिकॉर्ड उस सिस्टम के अंदर होता है? नहीं, ठीक है, उस सिस्टम के अंदर नहीं होता।
नादरा का जो डेटा सेंटर है ना वो इस्लामाबाद में है, ठीक है जी, और सारी मेन डेटाबेस वहीं पे है। नादरा में भी बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं, ठीक है जी, आप वहां भी अप्लाई कर सकते हैं। आपके ज़हन में तो नहीं आना था नादरा में मेरा क्या, मैंने शनाख्ती कार्ड बनाना है नेटवर्क इंजीनियर बन के? नहीं भैया, आपने वहां भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ही बनना है, ठीक है। तो डेटा सेंटर इनका इस्लामाबाद में है, सारी डेटाबेस वहां पर है, और पूरी दुनिया में नादरा के जो सहूलत सेंटर है वो पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर भी हैं, ताकि ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी जो कार्ड है उसको अगर रिन्यू कराना है तो वो करवा सकें। तो लेट से ये आपका इस्लामाबाद वाला, अच्छा इत्तेफाक से फिर इस्लामाबाद, हम लाहौर और वो इस्लामाबाद, ठीक है जी। तो ये इस्लामाबाद वाला हमारा डेटा सेंटर चले आ गया। अब हमारे दरमियान, ठीक है जी, हम लाहौर बैठे हैं, ये इस्लामाबाद में पड़ा हुआ है, ठीक है। इनकी डेटाबेस एक्सेस करने के लिए नादरा वालों ने किसी ना किसी सॉफ्टवेयर हाउस से ना एक सॉफ्टवेयर बनवाया होगा या एप्लीकेशन बनवाई होगी, ठीक है। जिसको वो ओपन करते हैं, बंदा लॉगिन करता है, जो भी वहां नुमाइंदा है, और वो आपकी डिटेल एंटर करता है। यहां से वो डिटेल एंटर करता है, रिक्वेस्ट जाती है इस्लामाबाद वाले डेटा सेंटर में, वहां से आपका फैमिली ट्री ओपन होके यहाँ पे ओपन होता है। ऐसा ही है, रिक्वेस्ट गई, प्रोसेस हुई, वापस आई, गए, प्रोसेस हुए, वापस आए। जिसने भी उनको वो सॉफ्टवेयर बनवा के दिया हुआ है ना, उसने उसको एक आरटीटी बताया होगा, रिक्वेस्ट आपका जो राउंड ट्रिप टाइम है ना, उसने कहा होगा 5 मिली सेकेंड के अंदर अंदर रिक्वेस्ट जाके प्रोसेस होके वापस आ जाएगी, तो आपकी स्क्रीन पे यूजर की सारी इंफॉर्मेशन, पूरी डेटाबेस, पूरा ट्री ओपन हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो कोई एरर मैसेज आएगा जी, ये आपने देने अंदर आ जाए जी, फॉर्म्स फिल कराने, डिग्रियां लेनी है, ठीक है। अभी हम कुछ देर में बस इनको ब्रेक देते हैं, उस दौरान आप ये काम कर लीजिएगा। मैंने इनका टेस्ट बनाना है, ठीक है, और उसके बाद 2 बजे इनका टेस्ट होगा, ठीक है, उस दौरान आप ये काम कर लीजिएगा। बस 5-10 मिनट मुझे और अभी जी, फीमेल क्लास में ही रहेंगी, और बाकी लोग जो है वो आपके पास आके करवाएं या इधर ही कर लें, आराम से हो जाए। सबके कोई रह गया हो तो इधर ही रहे सब, आप इधर ही आके कर लीजिएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे उस एप्लीकेशन को एक का रिक्वायर्ड रिस्पॉन्स टाइम, आरटीटी जो है ना, राउंड ट्रिप टाइम, उन्होंने कहा कि 5 मिली सेकेंड में ना ये सारा काम हो जाना चाहिए। ना हुआ तो स्क्रीन पे कोई एरर आएगी, फॉर्म दोबारा रिफ्रेश हो जाएगा और फिर से एंट्री करनी पड़ेगी। अक्सर आपने नोट किया होगा, आप ऑनलाइन को फॉर्म फिल कर रहे हो ना, और कुछ जरूरत से ज्यादा टाइम लग जाए आपको, आप सबमिट करते हैं, दोबारा कुछ देर के लिए स्क्रीन रुकती है और कुछ भी नहीं हुआ होता, और दोबारा सारा कुछ फिल करना पड़ता है। उसकी एक वजह ये भी है, ठीक है। तो बहरहाल जी, यहाँ पे 5 मिली सेकेंड। अब लेट से आपका ये जो लिंक है, जो लाहौर और इस्लामाबाद में इंटरनेट का लिंक, आपका इंटरनेट कनेक्शन, उसमें आपका आरटीटी आ रहा है 6 मिली सेकेंड, 9 मिली सेकेंड, 15, 20, ज्यादा आ रहा है, 5 से ज्यादा आ रहा है। तो क्या ये काम करेगी आपकी एप्लीकेशन? नहीं, ये एप्लीकेशन काम नहीं करेगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आरटीटी को कम करना है। आरटीटी आपका कैसे कम हो सकता है ताकि आपकी एप्लीकेशन ठीक से चले? ठीक है, बैंडविड्थ या तो आप डेडिकेटेड पे चले जाए, या फिर शेयर्ड बैंडविड्थ ही रहे लेकिन उसको बढ़ा लें, ठीक है, तो आपका आरटीटी कम हो जाएगा। अब मेरे ऑनलाइन गेमर हजरात, ठीक है जी, आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ आ जाने वाली है, ठीक है। जब हम ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो हमारी ये गेम्स भी सर्वर क्लाइंट मॉडल में ही चल रही होती है। हमारी ऑलमोस्ट जितनी भी ऑनलाइन गेम्स हैं ये सर्वर क्लाइंट मॉडल में ही चल रही होती हैं, सर्वर क्लाइंट मॉडल में काम कर रही होती हैं। हम जब ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं तो स्क्रीन पे कॉन्टिन्यूसली आपको कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा होता है, ऐसे 55 मिली सेकेंड, कभी बढ़ता है कभी घटता है। अक्सर लोग जिन्होंने ना पढ़ा हो ना, उन्होंने इसका नाम पता क्या रखा होगा, तो पिंग स्लो आ रही है, पिंग ज्यादा आ रही है, पिंग कम आ रही है। पिंग की तो अपनी कहानी है, और भाई ये पिंग नहीं है, ये पिंग का एक पैरामीटर है जिसको राउंड ट्रिप टाइम कहते हैं। आप लोगों ने आज के बाद कहना है आरटीटी ज्यादा है या आरटीटी कम है, लेटेंसी ज्यादा है या लेटेंसी कम है, लेटेंसी ज्यादा है या लेटेंसी कम है, ठीक है जी। तो वो बेसिकली आपको आरटीटी, जब ये बढ़ता है तो क्या होता है, हम मर चुके होते हैं गेम में और हमें पता बाद में चलता है, स्क्रीन लैग करती है, स्क्रीन रुकती है, ठीक है जी। तो वो क्यों रुक रही होती है? आरटीटी बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, ये प्रॉब्लम्स आप लोग कब फेस कर रहे होते हैं? अक्सर मिसाल के तौर पे आपके कोई कजन, कोई दोस्त आपके घर आए और आप कहते हैं मिल के गेम खेलेंगे, आप सारे इकट्ठे लॉगिन करते हैं, ठीक है, इंटरनेट तो वही है एक आपका,
पहले उस पे लोड कम होता है। आज जब आप मल्टीपल लोग इकट्ठा खेलने शुरू होंगे तो एक आधे बंदे की तो ठीक चल रही होती है गेम, बाकी लोगों की गेम लैग कर रही होती है, ठीक है। और फिर हम कहते हैं यार, फिर हम उसका सोल्यूशन क्या निकालते हैं, इंटरनेट तो उस वक्त ठीक नहीं हो सकता, हम कहते हैं तुम लोग 2-3 लोग अपने अपने 4G से कनेक्ट कर लो। हम यानी वो अपने रास्ते से जाएं, हम अपना लोड कम कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमारा आरटीटी इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो ये आरटीटी की बड़ी साइंस है जी, और इसको कम करने का तरीका डेडिकेटेड बैंडविड्थ या शेयर्ड बैंडविड्थ हो और ज्यादा हो। मिसालों को वही लोग ज्यादा रिलेट कर पाते हैं जो उससे गुजर रहे होते हैं। अब ये जो ऑनलाइन गेमर्स थे उनका रोज का मसला है ये, ठीक है जी। अगर आपका ये आरटीटी बढ़े तो गेम लैग करती है, ना हो तो स्मूथली चलती रहती है, क्योंकि आप सर्वर के साथ आपका डेटा जा भी रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है और वापस भी आ रहा है। लेकिन जनाब आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे अभी रोक रहा हूँ, यानी आज मैं मजीद पढ़ा नहीं रहा। अभी आपके पास वक्त है जी 2 बजे तक का। इसमें वो लोग जिनके फॉर्म फिल होने हैं आप फॉर्म फिल करा लें, ठीक है। बाहर जाना है ब्रेक के लिए आप बाहर हो आए, नमाज पढ़ लें, कुछ खाना पीना है तो कहीं से खा पी आए। 2 से 3 के दौरान आप लोगों का टेस्ट होगा, इतना आसान कि आपने सोचा भी नहीं होगा कभी, ठीक है। हाँ जी, आप लोग अपने मोबाइल फोन पे या लैपटॉप के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। गूगल फॉर्म आपके सामने आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आपने सही ऑप्शंस पे जो है वो क्लिक करना होगा। ऑनलाइन वालों के लिए भी ऐसा ही है। तो अभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 2 बजे के बाद वो फॉर्म हम भेज देते हैं, ठीक है जी। तो इतना आसान है कि आपको कोई नकल मारने की भी जरूरत नहीं है, कोई मुश्किल नहीं हो। और ये सिर्फ इसलिए है कि आपको आदत अभी से पड़ जाए कि हर संडे को आखिरी घंटा जो है उसमें हमने ये कार्रवाई करनी है, ठीक है। चलें जी।